नमस्कार एंड वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आरसीआई के नवशिखर चैनल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है मटेरियल्स यूज्ड इन P&O appliances and its fabrication. And today we have with us Mr. Ranjit Kumar and Mr. Anjani Kumar Sinha. Both are lecturers in prosthetics and orthotics from ISIC Vasant Kunj. Welcome to RCI Navshikhar channel, sir. Progressing further, I would like to inform our viewers that they can call us for their any queries. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा स्टूडियो नंबर है 26511613 और हमारा फैक्स नंबर है 26511609। जैसे कि आज हम बात करेंगे P&O अप्लायंसेस के मटेरियल्स के बारे में। जो प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक अप्लायंसेस होते हैं किस किस मटेरियल से बनते हैं और उनके फैब्रिकेशन के बारे में। पिछली बार हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक्स एंड व्हाट इज ऑर्थोटिक्स। बेसिकली ऑर्थोटिक्स इट इज एन असिस्टिव डिवाइस which is used to prevent or correct the deformity and basically used for the immobilization purposes. And we divided the orthotics into three branches: the lower extremity orthotics, upper extremity orthotics and the spinal orthotics. Then we studied about the prosthetics. Basically these are the devices which are used to substitute the missing limb or the amputated limb. And they are divided into two branches: the lower extremity ones and the upper extremity ones. जैसे कि आज हम बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में, क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं P&O अप्लायंसेस को बनाने के लिए। तो मैं सर से पूछना चाहूंगी कि मटेरियल्स की बात तो हमने कर ली, हमें समझ आ गया कि कौन से मटेरियल्स यूज होंगे P&O अप्लायंसेस के बारे में। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। फैब्रिकेशन से क्या मतलब है? किसी भी प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डिवाइस में मटेरियल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मटेरियल से ही पूरा डिपेंड करता है कि उसका एडवांसमेंट। जो प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक डिवाइसेस में जो भी एडवांसमेंट आए हैं वो सारे मटेरियल्स के कारण आए हैं, नहीं तो कह सकते हम टेक्नोलॉजी के कारण आया है। तो आज हम सारे कुछ को यहाँ पर जो डील करेंगे प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डिवाइसेस के फैब्रिकेशन प्रोसेस, मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स किस समय कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, कैसे पाते हैं उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ों को एक साथ ध्यान रखते हुए किसी भी फैब्रिकेशन के समय हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पर। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी फैब्रिकेशन के समय सबसे पहले हमारा पेशेंट इवेल्यूशन होता है। पेशेंट इवेल्यूशन डिपेंड करता है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसके आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं किस तरह का मटेरियल हमें यूज़ करना है। तो स्लाइड बाई हम दिखाएंगे अभी आपको कि किस तरह का मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पहले पेशेंट का इवैल्यूएशन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा अप्लायंस उसको फिट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द स्लाइड प्लीज। Materials used in fabrication of orthosis and prosthesis have markedly changed in the recent years. Advancement in prosthetics and orthotics is mainly based on the materials and technology. Characteristics of materials. Characteristics of materials which describe their behavior under external loads are known as mechanical properties. To design and manufacture ONP device, it is essential to have a sound knowledge of mechanical properties of the material. The first mechanical property is strength, ability of the material to withstand external forces. Higher the strength, the higher is the resistance offered by the material to the deformation, and therefore higher is the amount of external load it can withstand without failure. According to load applied, the strength can be tensile, compressive, shear or torsional. बाय दिस फिगर हम देख सकते हैं कि किस तरह का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है, किस तरह का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। किसी भी मटेरियल को टेस्ट करने के लिए हम टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होता है जब हम किसी मटेरियल को खींचते हैं तो यदि वो मटेरियल विद स्टैंड करता है और ब्रेक नहीं करता है, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। यदि हम किसी मटेरियल को कंप्रेस करते हैं बाय द टेस्टिंग डमी एंड वो ब्रेक कर जाता है, दैट मीन्स द मटेरियल मटेरियल फेल्स इन द tensile testing process. So these are the different process or these are the different properties of the material which should be in a material. सर जैसे आपने हमें बताया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बेसिकली आप उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एक्सप्लेन करना चाहिए कि किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल
को सेलेक्ट करते समय हम उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरह का मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरह अप्लाई, जिस तरह हमने बताया अभी स्ट्रेंथ की बातें किया, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिफरेंट स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरह का मटेरियल को हमें यूज करना है। अगर आप ध्यान दें प्लास्टिक मटेरियल या स्टील या आयरन, अगर आप डिफरेंट मटेरियल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके अगर अलग अलग स्ट्रेंथ को चेक करें तो आप साफ ये बात पता चल सकता है कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका स्ट्रेंथ कम है। तो इस आधार पे हम चेक करते हैं कौन सा मटेरियल किस प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक डिवाइस में कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें देखना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, देन हमें देखना है टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि बायोमैकेनिक्स ऑफ द पियानो एप्लायंसेस, तो मैकेनिक्स इटसेल्फ सेज कि means something physical forces are applying means are applied over the orthosis or prosthesis. So these mechanical these mechanics applied to the mechanical means on the materials. So these are the following mechanical properties of the material. Mechanical properties are those properties which, suppose that if I apply a force over on this material, on this wood, it withstand the that force. That is called the mechanical properties of that material. And the tensile strength and the compressive strength, these are under the mechanical properties? These are the Okay. And what is compressive strength basically? कंप्रेसिव, जैसा कि मिस्टर रंजीत ने अभी बताया कि कंप्रेसिव दैट मीन्स किसी भी मटेरियल को जब कंप्रेस करते हैं, जब टोटली कंप्रेस करने के बाद वो जो विदस्टैंड कर रहा है स्ट्रेंथ कितना है, एक समय आता है जब कोई भी मटेरियल ब्रेक कर सकता है कंप्रेस करने के बाद, वो प्रॉपर वहाँ पे देखा जाता है कि इस मटेरियल का इतना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। किसी चीज़ को खींचने के बारे में इन्होंने बताया कि अगर खींचने के बाद भी स्ट्रेंथ कहाँ तक कर रहा है, अगर एक समय आएगा जब वो टूट जाएगा। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टॉर्सनल स्ट्रेंथ, सारे मटेरियल का अलग अलग सारे स्ट्रेंथ होते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कौन से ऑर्थोटिक्स या प्रोस्थेटिक डिवाइस में कौन सा स्ट्रेंथ, कौन से मटेरियल का यूज करना है हमें। पर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी यही बताया था कि अगर एक्सपैंड कर रहे हो और मटेरियल ब्रेक नहीं होता, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। yes. तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी वही है? नहीं, compressive, when you are pulling, that is the tensile strength. Okay. And when you are just pushing, that is compressive strength. ओके। जैसा कि पहले भी हम जानते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ है एक तरह का फोर्स हम बताना चाह रहे हैं। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर दैट मीन्स कि उसके साथ मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है। तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन पे काम करता है। अगर हम टेंसाइल कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि खींचने की बात हम कर रहे हैं, और जैसे कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ टेंसाइल एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, देन मूविंग फर्दर, सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इलास्टिसिटी का। It is a type of tensile property due to which it resists permanent deformation under constant loads. That means the properties which enables the materials to spring back to its original shape and size as soon as the external loads are removed. जैसा कि हम रबर की बात करें, जो रबर यदि हम पुल करते हैं, खींचते हैं उसे, तो वो टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं करता है, वो फिर ओरिजिनल शेप में, वो आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो वो ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता है और फिर वो अपना शेप को रिगेन कर लेता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। ओके, जैसा कि मिस्टर रंजीत ने अभी बताया कि इलास्टिसिटी, हर एक मटेरियल का अलग अलग इलास्टिसिटी भी होता है। अब रबर मटेरियल को आप साफ देख सकते हैं अपनी आंखों से नेकेड आई से कि एक सर्टेन पॉइंट्स तक जाने के बाद कोई भी मटेरियल ब्रेक नहीं करता है, वो रिगेन कर लेता है अपने पुराने शेप को, तो वो इलास्टिसिटी देखा जाता है। अगर उसी तरह हम आयरन को भी देखें या फिर एल्युमिनियम को देखते हैं या प्लास्टिक को देखते हैं, सभी में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है जो कि दिख नहीं, साफ नहीं दिखता है सामने, बट वो रबर बैंड्स को सामने आप एग्जांपल के थ्रू आप चेक कर सकती हैं। सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अभी, स्टिफनेस की। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिजिडिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट इज कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड्स। Yes, by this figure you can see the stiffness of a material. If you take example of the foam, when you are pushing or applying a load, external load, it is means compressing, or there is a deformation for a certain period of time. That is actually that is not a resistance. That is not means exact stiffness. And if I am applying the force on the wood, and there is no deformation, then we can say the wood has more stiffness than that of that foam. दैट मीन्स कि कांस्टेंट फोर्स अगर किसी चीज़ पे लगाते हैं, हर एक मटेरियल पर अगर अलग अलग कांस्टेंट फोर्स अलग अलग लगाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर रबर मटेरियल है या कोई आयरन मटेरियल है, फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल, तो अलग अलग कांस्टेंट फोर्स लगा के चेक कर सकते हैं कि किसका स्टिफनेस कितना है।
सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो देखेंगे प्लास्टिसिटी. It is the property of a material due to which it can undergo permanent deformation without failure or rupture. Due to this property, various metals are transformed into different products of required shape and sizes. आप सिंपल एल्यूमिनियम की बात करें, मैं सिंपली एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल देता हूँ. आप उसे बेंड करते हैं, वो बेंड हो जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है. राइट. तो वो उसका प्लास्टिसिटी होता है. वो बेंड कर गया लेकिन ब्रेक नहीं किया. दैट इज एक्चुअली प्लास्टिसिटी. किसी भी मटेरियल का प्लास्टिसिटी भी डिपेंड करता है कि कितना प्लास्टिक. ये नहीं कि उसे बेंड कर रहे हैं और लास्ट तक वो बेंड ही होता जाएगा, बट एक लिमिट, एक सर्टेन पॉइंट तक ही वो प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का होता है. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफर करता है, तो इसी तरह प्लास्टिसिटी को भी अगर हम ध्यान से देखें तो अलग अलग मटेरियल्स का, आइदर वो एल्युमिनियम हो, आयरन हो, प्लास्टिक हो या कोई भी मटेरियल, अलग अलग सभी की प्लास्टिसिटी अलग अलग होती है. ओके. सेकंड स्लाइड पे जाएंगे. यहाँ पे ग्राफ के द्वारा दिखाया गया डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट आप मटेरियल्स. यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली कि ये आप देखिए, ये आपका यहाँ तक यदि हम इस ग्राफ की बात करें तो ये इलास्टिसिटी लेवल है, और यहाँ से जो डिफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन. ये हमारा प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक्चुअली. Next, malleability and ductility. Malleability can be defined as the ability of a material for being flattened into sheets without cracking through cold or hot working. And the ductility of the material relates to its ability to be drawn into wires without rupture and without losing much strength. यहाँ पर ये पिक्चर के द्वारा भी साफ दिखाया गया है मैलिबिलिटी और डक्टिबिलिटी की. किसी भी मटेरियल्स को खींचने की अलग अलग पावर होता है, कहाँ तक वो, किसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहाँ किस तरह का है. नेक्स्ट जाएंगे ब्रिटलनेस की. इट कैन बी कंसिडर्ड अपोजिट टू डक्टिलिटी. इट ब्रेक्स इजिली एज सुन एज इट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिगिंस डेविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. ये सिंपल, आप एक ग्लास का आप एग्जांपल लें, एक एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाइड करते हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स में वो टूट जाता है. तो वो एक ग्लास का एक ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है. ये हम मतलब it's hard but it can be breakable. ये ब्रेकेबल. Okay. Then what is the next property? Next is toughness. Toughness is the property on account of which a material is able to withstand bending or torsion without fracture and is equal to the work per unit volume needed to fracture the material. It is also the amount of energy absorbed by the material before its actual failure or fracture occurs. टफनेस की अगर हम बात करें, अलग अलग मटेरियल का टफनेस भी अलग अलग होता है. जैसा कि पहले भी डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की मैंने बात किया. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ की बात हम लोगों ने किया, यहाँ पर इलास्टिसिटी, डक्टिबिलिटी, मैलिएबिलिटी, प्लास्टिसिटी. उसी तरह टफनेस, हर एक मटेरियल का टफनेस भी अलग अलग होता है. इस टफनेस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को हमें सेलेक्ट करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस ऑर्थोसिस में, किस प्रोसेस में, कौन से जगह पे क्या लगाना है, किस तरह के मटेरियल को हमें ये एक्सेप्ट करना है. ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि टफनेस के आधार पे कहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल को हम यूज करते हैं. सपोज एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पर दें कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे प्रोस्थेटिक्स में वेट बियर करवाना होता है, सॉकेट के थ्रू अगर वेट बियर करवाना है तो कुछ ऐसे मटेरियल को लिया जाता है जिसमें कि वो टफ हो, ऐसा ना हो कि वो फ्लेक्सिबल हो, जिसके थ्रू वो काफी वेट बियर वहां से कर सके. तो ये आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि किस मटेरियल को किस आधार पे हम एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेजिलियंस. This property indicates the capacity of a material to withstand shock loads and vibrations. It is the measure of capacity of a material to absorb energy within elastic limit. Yes, रेजिलियंस की हम बात करें, सिंपली हम एक अगेन फोम का हम एग्जांपल देना चाहेंगे कि आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है. अगेन वो अपना एक शेप, जो ओरिजिनल शेप होता है, वो फिर अपना रीगेन कर लेता है. तो दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ दैट फोम. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिलियंस. Okay. Next Means mechanical. to withstand the shock, load and the vibrations basically. Okay. The next property is? Next property is hardness. It is the ability of the material to resist permanent indentation such as scratching, wear, penetration, abrasion, and cutting, etc. हार्डनेस की बात करें तो अलग अलग मटेरियल का हार्डनेस भी अलग अलग होता है. जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया स्क्रैच, वियर, पेनिट्रेशन, एब्रेशन.
तो अलग अलग मटेरियल को अगर हम आप ध्यान दें, यहाँ पर एल्युमिनियम को देखें, आयरन को देखें, तो उसका हार्डनेस भी अलग अलग होता है। कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं स्क्रैच काफी जल्दी उस पर आ जाता है, अगर आप स्क्रैच करें उस पर, तो किसी भी हार्ड मटेरियल से उस पर अगर फ्रिक्शन करते हैं तो उस पर स्क्रैच आ जाता है। प्लास्टिक में देखें या फिर आयरन में देखते हैं, एल्युमिनियम में देखते हैं या कॉपर में देखें, तो अलग अलग मटेरियल में देखा जाता है कि उसमें स्क्रैच पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ये भी उसी पे डिपेंड करता है किस मटेरियल को किस जगह पे यूज कर रहे हैं मेनली, तो उस आधार पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल को हम चूज करें। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, resistance of the material to fracture under impact loading, that means under quickly applied dynamic load. इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जैसे ही आप सिंपली आप इस पे एक फोर्स अप्लाई करें, डायरेक्टली जस्ट गिव अ मीन्स हाई इम्पैक्ट फोर्स, यदि वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है, दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मीन्स उस आधार पे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। यदि वो मीन्स उसके कुछ पार्टिकुलर मेजरमेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बाय अप्लाइंग ए सडन लोड हम मेजर कर सकते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट इम्पैक्ट, मतलब एक Yes. फोर्स अप्लाई किया और हमें स्ट्रेंथ मेजर करनी है कि उस फोर्स को विथस्टैंड करेंगे कितनी स्ट्रेंथ है Yes. मटेरियल में। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? Next is fatigue. These properties of material decides its behavior under a particular type of loading, in which a much smaller load than one required for material failure in a single application is repeatedly applied numerous times. फटिग, एक ही फोर्स को आप बार बार सिंपल कांस्टेंट फोर्स आप बार बार किसी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत ही छोटा फोर्स हो, वो बहुत ही स्मॉल फोर्स हो, लेकिन वो उसके बावजूद भी आप 10 बार 20 बार 50 बार जब रिपीटेडली उस पर फोर्स लगाते हैं तो अल्टीमेटली वो मटेरियल जो है ब्रेक कर जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द फैटिग। जैसा कि मिस्टर रंजीत ने बताया कि फैटिग के बारे में, तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और फैटिग ये दोनों से किसी भी मटेरियल की स्पेशल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। एक इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हुआ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी एक चेक होता है मटेरियल का कितना इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, अचानक किसी इम्पैक्ट फोर्स को अप्लाई करना। और यहाँ पर फैटिग दिखाएगा वेरी स्लोली डिफरेंट रेगुलर फोर्स का वहाँ पे एप्लीकेशन करना। एक समय जब आता है तो वो कोई भी मटेरियल वहाँ पे फेलियर हो जाता है, छोटे छोटे फोर्स से भी लगातार रेगुलर अगर फोर्स अगर अप्लाई करते रहे तो एक समय आता है यहाँ पे वो फेलियर हो जाता है। तो उसके फैटिग प्रॉपर्टी देखा जाता है, अलग अलग मटेरियल का ये भी फैटिग प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। ओके, सो बेसिकली इम्पैक्ट स्ट्रेंथ में हम फोर्स लगा देते हैं, इम्पैक्ट time. देते हैं वन टाइम, एंड जो फटीग है उसमें धीरे धीरे करके चाहे स्मॉल अमाउंट का फोर्स कितने टाइम्स में वो ब्रेक किया तो वो उसका फैटिग स्ट्रेंथ दिखा देता है। ओके, देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज क्रीप, the properties of material due to which it is progressively deformed at a slow rate with time at a constant stress is called creep. किसी भी मटेरियल को जब देखते हैं, ये एक बहुत ही सही प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का क्रीप। अगर आप किसी मटेरियल को यहाँ रख दें, अगर प्लास्टिक को अगर हम रख देते हैं यहाँ पर और काफी दिनों के बाद रेगुलर हम देखते हैं कि एक अप्लाइड एक फोर्स क्रिएट किया हुआ रहता है उस पर, तो एक समय के बाद वो फेल्योर हो जाता है मटेरियल। जैसे उसका लाइफ टाइम देखा जाता है कि एक प्लास्टिक का लाइफ टाइम क्या है, 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद वो खत्म हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। किसी मटेरियल का देखें कि आयरन का क्या है या फिर एल्युमिनियम का क्या है, तो वो क्रीप का आता है कि अंडर ए सर्टेन लोड एक समय के बाद वो उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्रीप के अंडर में आता है हमारे। ओके, लाइक विद द टाइम बीइंग यस, इट इज बीइंग डिफॉर्म्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज machinability, द ease with which a material can be cut to provide it the desired shape and size indicates its degree of machinability. इस मशीनेबिलिटी की बात करें, मशीनेबिलिटी वो है जिस तरह यदि हम किसी मटेरियल को हम यूज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कट कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितना ये जितने डिफरेंट हम कैसे इसको किस ब्रेस में भी इसको यूज कर सकते हैं, किस डिवाइस में भी इसको यूज कर सकते हैं, और क्या कटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, दैट इज अंडर द मशीनेबिलिटी। okay, so these all come under the mechanical properties. प्रॉपर्टीज। Any other mechanical कुछ property ऐसे or- मैचिनेबिलिटी की बात, जैसा कि उदाहरण यहाँ पे दिया गया कि एजेस, कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका एज काफी शार्प हो जाता है, उसे शार्प करने में काफी मुश्किल होते हैं। जैसे अगर किसी चीज को आयरन यूज कर दे, जहां पर हमें यूज करना है प्लास्टिक, अगर हम वहां पे आयरन यूज कर दे तो उसके जो एजेस होंगे उसे स्मूथ करने में काफी प्रॉब्लम होता है। इसी के अंदर में मैचिनेबिलिटी आती है कि किस तरह का मटेरियल को यूज करने से किस तरह का एज हमें यूज करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे प्लास्टिक यूज है वहाँ आयरन भी यूज कर सकते हैं, बट इन सारे प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान में हम रखें तो वो हम उस समय हमें पता चलता है कि किस तरह का मटेरियल को हमें एक्सेप्ट करना है और जिसे नेग्लेक्ट करना है। Okay, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फॉर्मेबिलिटी आती है इसमें। इट इंडिकेट्स द रिस्पॉन्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर्मेबिलिटी की बात करें तो जब हम किसी मटेरियल को मेल्ट करते हैं, जैसे सपोज दैट प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद वो
कंटूर किस तरह का वो लेता है, एग्जैक्ट कंटूर ले पाता है नहीं ले पाता है, दैट इज एक्चुअली कम्स अंडर दिस फॉर्मेबिलिटी प्रॉपर्टीज। मतलब जो फॉर्म हम डिजायर्ड फॉर्म हम चाह Yes. रहे हैं उसका वो फॉर्म ले पाता है कि नहीं, Yes. Yes. दैट्स फॉर्मेबिलिटी। यस। अगर हम किसी मटेरियल को देखें कि किसी भी फॉर्मेलिटी में लाने के लिए अगर इस फॉर्म में लाना है हमें, तो उस फॉर्म में कोई भी मटेरियल आ सकता है, बट अंडर ए सर्टेन टाइम। ऐसा नहीं कि अगर हम कॉपर को भी चाहें तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसे Right. उस फॉर्म में ला सकते हैं, प्लास्टिक को भी ला सकते हैं, बट हमें ऐसा देखना पड़ता है कि कितने टाइम तक हमारा, ये नहीं कि दिन भर हम उसके फॉर्म को ही बनाने में लगे Right. हुए हैं। तो इस आधार पर भी हम मटेरियल्स को एक्सेप्ट या किसी को हटाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वेल्डेबिलिटी। It indicates its ability to respond to the welding process under given fabrication condition in order to enable successful fabrication as well as design structure. वेल्डेबिलिटी की बात करें तो सिंपली हम देखें, एक आयरन को दूसरे आयरन में हम उसको वेल्ड करते हैं टू ज्वाइन द टू आइटम्स और टू पार्ट्स। पीसेस पार्ट्स, टू पार्ट्स। तो वो वेल्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे हम एक प्लास्टिक को आयरन में कभी वेल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। और आयरन को आयरन में ही वेल्ड कर सकते हैं, या फिर आयरन को एल्यूमिनियम में नहीं वेल्ड कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीन्स दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसमें कि हम चेक करते हैं कि कौन सा मटेरियल किसके साथ वेल्ड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल को हम प्लास्टिक को आयरन के साथ और एल्यूमिनियम को कॉपर के साथ हम वेल्ड कर सकते हैं। तो ये वेल्डेबिलिटी जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि फॉर्मेबिलिटी की बात हुई थी, उसके बाद बात हुई वेल्डेबिलिटी की। तो फिर अगेन मैं यही बात बताना चाहूँगा कि वेल्डेबिलिटी भी सभी की हो सकती है। दो चीज को जोड़ा जा सकता है, सेम मटेरियल को, वुड को भी जोड़ा जा सकता है, प्लास्टिक को भी दो पीसेस को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वेल्ड किया जा सकता है। बट वेल्ड करने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत पड़ता है? दो मटेरियल, दो आयरन पीस को जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन की जरूरत हो जाती है, बट दो प्लास्टिक को आपस में जोड़ने के लिए ओनली एक ओवन की जरूरत होती है, जिसे जस्ट एक सर्टेन हीट करने के बाद वो दोनों मटेरियल आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस आधार पर कौन से मटेरियल का वेल्डेबिलिटी काफी सही है, तो उस आधार पर, क्योंकि मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो ब्रेक कर सकता है, उसे वेल्ड करने की जरूरत हो सकती है, डिफरेंट पीसेस को जोड़ने की जरूरत हो सकती है। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए किसी भी मटेरियल को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो ये तक अब तक हमने बात करी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। these are the mechanical properties, sorry, these are the thermal properties. Again, Okay. it comes under the mechanical properties itself. Okay, so let me sum up. Till now we have discussed about the mechanical properties. Basically these are more in terms of the external load or the external force applied. If we talk about the mechanical properties, then we can attribute them as, first is the tensile strength and the compressive strength. Basically tensile strength is to check the strength of a material by pulling it. अगर हम एक मटेरियल को पुल कर रहे हैं एंड इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग देन इट इज एट्रीब्यूटिंग टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन वी टॉक्ड अबाउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमने पुल किया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वी आर पुशिंग इट एंड वी आर आइडेंटिफाइंग इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हेन इट इज नॉट ब्रेकिंग। The next we discussed is elasticity. Basically we gave an example, sir gave an example of a rubber band. After expanding a rubber band, it regains its shape if you're not applying the force on it. That's why the rubber band is elastic. So the material which regains its shape after removing the external force, it is said to be elastic material. Then next we discussed about after elasticity we discussed about the stiffness, or it is said to be rigidity. Means it is resisting the deformation when the external force is applied. Like this is the wood. If I am applying pressure to this, it is not being deformed. Its shape is not changing. So the wood is stiff, or we can say it is rigid. Next we discussed about the plasticity. Means the material is undergoing the permanent deformation without being breaking or without being any breaking. So it is said to be permanent deformation. Like the example of aluminium, it can be transformed into any shape, but it does not break even after applying the pressure. So that's the plasticity nature of the aluminium. Next we discuss about the malleability and ductility. Basically malleability if the material can be transformed or the changed into the sheets, and ductility if they're transformed into the wires without being breaking. Next we discussed about the brittleness, which is just opposite of the ductility, and the next is toughness, which is withstanding the torsion or the bending. Next we discuss the resilience, which is withstanding the shock loads and the vibrations. The next property which we discussed under the mechanical one is the hardness, means withstanding the indentations like wear and tear. Then we discuss about the impact strength, about the fatigue, about the machinability, formability and weldability. So these are the different mechanical properties which we discussed till now. Next we'll move on to the thermal properties. Over to you, sir. Thermal properties. Thermal property determines the behavior of the material under varying temperature conditions in order to evaluate their suitability for manufacturing component
which are likely to be subjected to be either varying temperature or very high steady temperatures. These properties are specific heat, thermal conductivity and melting point. किसी भी मटेरियल को लाइक हम सिंपली सबसे ज़्यादा जो पी एंड अप्लायंसेस के लिए यूज होते हैं प्लास्टिक यूज होता है, तो प्लास्टिक की हम बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टी हम उसके इसलिए हम चेक करते हैं कि क्या वो मेल्ट हो पाएगा या कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो पाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी उसका है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करना जरूरी होता है बिफोर यूजिंग द मटेरियल फॉर द पर्टिकुलर अप्लायंसेस. So these are the following points which should be considered during the checking, during the testing of the material, like a specific heat, thermal conductivity, melting point, क्या उसका melting point होगा, कितने डिग्री पे वो मेल्ट होगा, क्या उसका कितना पार्टिकुलर हीट, कितना कांस्टेंट हीट उसे मेंटेन करना है या फिर हीट को कम करना है या ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए. जैसा कि मिस्टर रंजीत ने भी बताया कि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिवाइसेस में. प्लास्टिक यूज करते समय प्लास्टिक को भी हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में. ये डिपेंड करता है कि हाई टेम्परेचर यूज करना है या लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक यूज करना है. तो ये वर्किंग टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है. अगर किसी पेशेंट को डायरेक्ट अप्लाई करना है, किसी स्प्लिंटिंग के लिए अगर कोई यूज करना है तो उसमें लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक मेनली यूज करते हैं हम लोग. अगर किसी पेशेंट को के पास टाइम है, उसे हाई टेम्परेचर अगर कैलिपर किसी के लिए बनाना है तो उसमें किसी भी तरह से लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उतने फोर्स को विद स्टैंड नहीं कर सकता है. तो इस आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग तरह का प्लास्टिक, अलग अलग तरह के मटेरियल्स को. उसमें थर्मल कंडक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा मटेरियल को किस तरह से यूज करना है. So, जैसे प्लास्टिक्स में भी दो होते हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक. तो हम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. ऐसे हम दोनों मटेरियल यूज करते हैं. थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दैट मीन्स कि अगर हम उसे मेल्ट करके रिगेन कर सकते हैं शेप को, अगर उसे एक सर्टेन पॉइंट पे सर्टेन डिग्री हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाता है और उसे फिर से मोल्ड करने के बाद एक शेप ले लेता है. अगर फिर मेल्ट करे तो फिर वो मेल्ट हो सकता है. बट थर्मोसेट प्लास्टिक वो होते हैं कि एक बार सेट हो जाने के बाद रीसेटिंग, रीयूज नहीं किया जा सकता है उसे. उसी आधार पे थर्मोप्लास्टिक को भी दो भाग में अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है. हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक, लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक. हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक मीन्स उसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस से हाई होते हैं, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई किसी भी क्लाइंट्स, किसी भी पेशेंट पे नहीं किया जा सकता. जबकि लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक किसी भी तरह का अगर अप्लायंसेज बनाना है वी कैन यूज डायरेक्टली टू द क्लाइंट्स बॉडी. तो इस आधार पे हम डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह का यूज कर रहे हैं, कौन सा प्लास्टिक, कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है. Thermal properties basically हमने डिस्कस किया to identify the behavior of the materials under the varying temperature conditions, and in this we discussed about the specific heat, the thermal conductivity and the melting point. Next we will discuss about the electrical properties. Over to you, sir. Electrical properties. These properties determine the ability of a material to allow or resist the flow of electricity through it. The selection of proper material for the manufacture of electrical components is largely governed by these properties. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, अब किसी भी स्प्लिंट, सपोज दैट हम किसी पेशेंट को स्प्लिंट दे रहे हैं और उसमें हम मेटल जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए. प्रीवियसली वी वर गिविंग दिस टाइप ऑफ स्प्लिंट्स, मेटल स्प्लिंट्स, बट इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज आप कभी भी गलती से भी हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक को आप टच कर सकते हैं. तो ये सब सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मस्ट बी कंसिडर्ड. क्या इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या नहीं है, या फिर पार्टिकुलरली किस, हो सकता है कि लेग ब्रेस हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन हम जब पार्टिकुलर हैंड स्प्लिंट दे रहे हैं तो उस समय हमें ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए. तो ये सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को जानने के बाद ही हमें पता चल सकता है. एक एग्जांपल हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको. सपोज एक क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट में, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट होते हैं, क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट होते हैं, उसमें देखा जाता है कि सेंसेशन उनका काफ़ी नहीं होता है. उसमें स्प्लिंटिंग हम लोग करते हैं. सपोज उसे किसी चीज़ का स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, तो उसमें अगर ऐसा ना हो कि जिस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं उसे ऑन करते समय किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाए, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का किसी तरह का चांस हो, तो ये काफ़ी ध्यान में रखा जाता है. अगर सिंपल पेशेंट में, अगर सिंपल जिनका सेंसेशन हो तो उसमें अगर यूज कोई लोग कन्वेंशनल मेटल लेग कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि चलो यूज कर लिया. बट क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट या पैराप्लेजिक पेशेंट को यूज करते समय सेंसेशन पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है, किस तरह का पेशेंट को कौन सा ब्रेस या कौन सा स्प्लिंट, कौन से मटेरियल से हम लोग दे रहे हैं. So far we have discussed about the mechanical properties, the thermal properties and the electrical properties. We'll carry on with our discussion after a short break. See you after a while.
ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया, एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, द थर्मल प्रॉपर्टीज, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. Basically, it is the ability of a material to allow or to resist the flow of electricity through it. नेक्स्ट आइए सर से पूछते हैं कि अगली प्रॉपर्टी हम कौन सी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम बात करेंगे। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नो द रेजोनेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू असेस देयर सुटेबिलिटी एज कमर्शियल मैग्नेटिक मटेरियल्स।
मैग्नेटिक मटेरियल्स की हम बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सपोज दैट एक कोई ब्रेस पेशेंट पहन कर जा रहा है, ये यूज कर रहा है ड्यूरिंग द MRI, तो यदि MRI के समय वो मेटल और मैग्नेटिक ऐसा कि जिससे कि मैग्नेटिक इफेक्ट उससे आ सकता है, तो उस मटेरियल को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके जगह पे हमें दूसरे सब्स्टिट्यूट को यूज करना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड को वो इफेक्ट ना कर सके या फिर उसके तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो दिस प्रॉपर्टीज मस्ट बी कंसीडर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। और या जैसे हम अगर अल्ट्रासाउंड की बात करें, Yes. अल्ट्रासाउंड हो रहा है या शॉर्ट वेव डायथेमी भी उसकी अंडर है, तो तब भी हमें बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए। एक एग्जांपल हम यहाँ पर आपको देना चाहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जब हाई लेवल ऑफ इंजरी हो जाता है, जैसे C2 फ्रैक्चर, जहाँ पर एक स्पेशल ब्रेस का यूज किया जाता है, हेलो ब्रेस। हेलो ब्रेस वो होता है इसमें कि स्पेशल 100% इमोबिलाइजेशन दिया जाता है पेशेंट को। उसमें जितने भी बार्स और रॉड्स, जितने ब्रेस का फॉर्मेशन जो होता है, उसमें जो मेटल यूज होते हैं, आइदर वो आयरन यूज हो सकते हैं या एलॉयज यूज हो सकते हैं, टाइटेनियम भी यूज हो सकता है। अभी बात कर रहे थे हम जैसा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि MRI जब करवाता है पेशेंट, तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिस समय ब्रेस को निकाल ले और उसका MRI करवा लिया गया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया गया, बट इस केस में जो मैंने बताया C2 फ्रैक्चर्स और स्पेशल जहाँ पर हैलो ब्रेस जहाँ पे लगा हो, उस समय पेशेंट को निकालने में काफ़ी मुश्किल होता है। वो काफ़ी अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में वो यूज करते हैं हमें, कि अगर उसे निकाल दिया जाए तो पेशेंट काफ़ी मुश्किल में हो सकता है वहाँ पर। तो ये जानने के बाद हम इस चीज़ को, मटेरियल को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें टाइटेनियम यूज करना है, आयरन यूज करना है या एल्युमिनियम। ये जानने के बाद भी कि यहाँ पर टाइटेनियम काफ़ी अच्छा यूज हो सकता है, सही हो सकता है MRI के लिए, फिर भी लोग इसे यूज नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। कॉस्ट इफेक्टिव को देखते हुए भी हम लोग बहुत सारे मटेरियल को भी एक्सेप्ट करते हैं, जानते हुए कि टाइटेनियम जो है MRI में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है, बट उसके बावजूद भी हमें वहाँ पे एक एल्युमिनियम एलॉय या फिर किसी तरह के आयरन या स्टेनलेस स्टील को यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली हमें C2 फ्रैक्चर्स जहाँ पे हम हैलो ब्रेसेस यूज करते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दैट मस्ट बी MRI कंफर्टेबल। ओके, रिगार्डिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज। These properties indicates the reaction of material when they come in contact with other substances like water, air, gas, fumes and chemicals. Main chemical properties includes resistance to corrosion, chemical composition. केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल का बहुत ही मीन्स ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब आप कोई मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो, सपोज दैट आप किसी इलास्टोमर्स को आप यूज कर रहे हो, इलास्टोमर्स में डस्ट लग सकता है, ख़राब हो सकता है, टीयरिंग मीन्स किसी दूसरे केमिकल कंपोजिशन के कांटेक्ट में जाए तो वो हो सकता है ख़राब भी हो जाए, या उस पर स्टेन्स जल्दी आ जाते हैं। तो दीज आर द मीन्स फैक्टर्स which must be considered during the means selection of the material, like resistance to corrosion और chemical composition। क्या दूसरे ये मटेरियल दूसरे, यदि हम नेल सपोज हम सिलिकॉन प्रोस्थेसिस हम बना रहे हैं, सिलिकॉन प्रोस्थेसिस बनाते हैं, उस पर आप नेल पॉलिश चढ़ाते हो तो वो इमिडिएटली वो कभी छूटता ही नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इवन ये पेशेंट को आपको बताना है कि ये आप इस पर ये ना करो, ये आपको फिर जाएगा नहीं, ये कलर जो है आपका जाएगा नहीं। तो आपको उसी समय पता चलेगा कि क्या इसका केमिकल कंपोजिशन है, क्या इसमें स्टेन्स आ सकते हैं, क्या इसमें एयर डस्ट ये जो है डस्ट पार्टिकल्स हट सकते हैं या नहीं हट सकते हैं। तो सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम बताना चाहें, यहाँ पर जहाँ पर कैलिपर यूज करते हैं, कन्वेंशनल एंड एडवांस्ड, पहले भी मैंने बताया कि मटेरियल्स से ही डिपेंड कर रहा है एडवांसमेंट इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। कन्वेंशनली पहले जो यूज हो रहा था वो आयरन यूज हो रहे थे, चाहे वो कोई जॉइंट्स बनाना हो या किसी तरह का अपराइट्स यूज करना हो, तो देखा जाता था कि केमिकल यानी कि दैट मीन्स रस्टिंग होने का चांस वहाँ पर काफ़ी होता था। अब धीरे धीरे उसे स्टेनलेस स्टील में तब्दील किया गया, फिर धीरे धीरे वो टाइटेनियम यूज कर रहे हैं लोग। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट किया जा सकता है। ओके, और जैसे यूजली प्रोसेसेस है, अगर उसमें नट्स एंड बोल्ट्स यूज हुए हैं आयरन के, तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंट टू कोरोजन होना चाहिए। बिल्कुल। देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स डेंसिटी, पोरोसिटी एंड स्ट्रक्चर्स। यस, ये सारे प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए सिलेक्शन के समय। डेंसिटी, आप किसी मटेरियल का लाइक वुड ही आप सिलेक्ट करो, इवन सिंपल प्यू फोम की हम बात करें, प्यू फोम हम प्रोस्थेसिस में भी यूज करते हैं और एज ए सपोर्टिव डिवाइस भी हम यूज करते हैं।
पीयू फोम हमें प्रोस्थेसिस में कौन सा यूज करना है, कितने डेंसिटी का। हमेशा जब भी हम बेड वेयरिंग प्रोस्थेसिस बनाते हैं, बीके प्रोस्थेसिस की बात करें ट्रांसटिबियल की, तो उसमें हम हाई डेंसिटी पॉलीयूरेथीन यूज करते हैं, सो दैट वो जो हमारे पूरे बॉडी का वेट जो है विदस्टैंड कर सके। फिर पोरोसिटी अगेन डेंसिटी से दीज आर द कोरिलेटेड, porosity and density and structure, these are the interrelated properties of the material which should be considered during the selection of material. सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के समय पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। अगर आप देखें डेंसिटी, किसी भी एक पेशेंट को अगर सेम प्रॉब्लम, अगर पीपीआरपी के पेशेंट है दोनों, एक पेशेंट को एल्युमिनियम अलॉय लगाया जाता है जबकि दूसरे पेशेंट को स्टेनलेस स्टील फिट किया जाता है, दोनों की डेंसिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। बट उस समय देखा जाता है कि पेशेंट का वेट क्या है, पेशेंट का हाइट क्या है, पेशेंट ओबीज तो नहीं है, जिसमें पेशेंट जेरियाट्रिक तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, उसमें डेंसिटी, पोरोसिटी और स्ट्रक्चर सारे कुछ आ जाते हैं। जैसे कि पिछले हमने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा था बेसिकली फिजिकल फोर्सेस, Yes. तो यहाँ हम वही बात एक तरह से कर रहे हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी, पोरोसिटी और स्ट्रक्चर, उन सब का ध्यान में रखते हुए, Yes. जैसे सर ने में बताया वेट बेयरिंग, तो उन सब का ध्यान में रखते हुए हमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें आइडेंटिफाई करनी है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? देन ये सारे मटेरियल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद मटेरियल, हाउ टू सेलेक्ट द मटेरियल। The main consideration is selecting a material for products are, first is property consideration or service requirement. It means to consider the various mechanical and other physical properties expected in the material. सबसे पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखें, अभी तक जो हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करना चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो इसे हम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हम अपने पास रख सकते हैं कि ये मटेरियल सबसे ज़्यादा सुटेबल है। लेकिन उसके बाद हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट का इकोनॉमी लेवल क्या है, क्या वो मटेरियल को वो यूज कर सकता है, वो उसका पे कर सकता है या नहीं। दैट शुड आल्सो बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। जैसा कि सर ने बताया अभी कि डिफरेंट मटेरियल्स सर्विस रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर एक मटेरियल की स्टडी अगर हम ध्यान से करें, एल्युमिनियम को अलग करें, आयरन को अलग करें, टिटेनियम को अलग करें, प्लास्टिक को अलग करें, और बेस्ट अगर आप इसमें मटेरियल वाइज देखेंगे तो टिटेनियम आपको आएगा, ऐसा लगेगा कि टिटेनियम इज द बेस्ट मटेरियल। बट उसके बावजूद भी पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करेगा, पेशेंट का इकोनॉमिक लेवल क्या है, पेशेंट इसे एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट कहाँ का रहने वाला है, ये रूरल एरियाज का है या अर्बन एरियाज का, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मटेरियल का सिलेक्शन। ये नहीं कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, इसमें काफ़ी ये पॉजिटिव सारे कुछ है, या टिटेनियम को या कोई अच्छे मटेरियल्स को या कॉपर को यूज कर सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग वैरी करता है किसी भी ऑर्थोटिक्स या प्रोस्थेटिक्स डिवाइस में यूज करते हैं। इन्होंने एक और भी बहुत अच्छी बात कही कि एक पेशेंट रूरल एरिया में रहता है, अर्बन सिटी में रहता है, ये भी कंसिडर करने की बात है। क्योंकि आप एक सपोज दैट एक पेशेंट एक फार्मर है और वो प्रोस्थेसिस यूज करना चाहता है, ट्रांसटिबल प्रोस्थेसिस। हमें पता है कि एक डायनामिक रिस्पॉन्स फुट काफ़ी अच्छा फुट होता है, काफ़ी अच्छे मटेरियल से बने होते हैं, काफ़ी अच्छा उसका एनर्जी स्टोरिंग होता है, लेकिन हम उसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो फार्मिंग करता है। फार्मिंग अब वो खेत में जाएगा, उसका इमीडिएटली उसका जो है उसमें डस्ट पार्टिकल्स चले जाएंगे और उसका जो प्रॉपर्टीज है खत्म हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम जो मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक जयपुर फूड इज द बेस्ट फॉर द फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग ड्यूरिंग द इन द प्लॉट, यू कैन से दिस इज द बेस्ट फूड फॉर द फार्मर्स। सो हम जानते हैं कि एक डायनामिक रिस्पॉन्स फूड, मर्क्यूरी फूड, ये काफ़ी अच्छे फूड होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस पेशेंट को, चूँकि ये रूरल एरिया में रहता है, हमें जयपुर फूड ही देना होगा। So apart from considering the properties, what are the next thing which we look while selecting a material? Second is geometric consideration. That is to consider the shape and size of the product in order to select proper manufacturing methods for making the products. And the third one is fabrication consideration. The prime consideration are the technological properties like formability, machinability and castability. यस, फैब्रिकेशन कंसिडरेशन, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी एंड कास्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जब तक आप कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जब फैब्रिकेट कर रहे हो तो सारे मटेरियल्स को आपको, ये मटेरियल के सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ये फॉर्मेबिलिटी, कंटूरिंग इसमें प्रॉपर आएगा नहीं आएगा, या कितना आएगा, या फिर कितना टाइम लगेंगे इसको कंटूरिंग आने में, क्या इसमें एजेज आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा जब हम मटेरियल को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद आगे चल के उसको फैब्रिकेट करना है। राइट।
जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं कि डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करने की बात कही जा रही है यहाँ पर, कि किस पेशेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है और किस पेशेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं करना है। तो ये किसी मटेरियल को कंसिडर करते समय यही चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक कंसिडरेशन की। पहले भी बात हम कर चुके हैं कॉस्ट कंसिडरेशन। किसी पेशेंट को कॉस्ट कंसिडरेशन काफी ध्यान रखा जाता है, और पेशेंट का जैसा कि पहले ही बताया गया कि फार्मिंग अगर वो करता है या फिर अर्बन सिटीज में वो ऑफिस वगैरह जाता है या, तो इस पे डिपेंड करता है अलग अलग कि किस तरह का प्रोस्थेसिस या किस तरह का ऑर्थोसिस यूज करना है। एंड लास्ट वन इज अदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फैक्टर इज इजी ऑफ अवेलेबिलिटी, वेदर लोकली प्रोड्यूस्ड और अवेलेबल, इजी इन हैंडलिंग। यस, ये अदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है, इजी ऑफ अवेलेबिलिटी। हमें पता है टिटेनियम एक मटेरियल है जो कि काफ़ी अच्छी मटेरियल है, लेकिन आप दिल्ली में आप ढूंढने जाओ वो नहीं मिलेगा। तो आपको वो भी मटेरियल को ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और उसमें कौन सा बेस्ट है, उसमें कौन सा बेस्ट है वो आपको देखना है। फिर उसके बाद है कि आपका उसका लोकली अवेलेबल है या नहीं है, लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर कहीं बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप मटेरियल को सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो हमने जितने भी मटेरियल्स देखे हैं अब तक, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, which is the best like material which is used nowadays in the fabrication of the P&O appliances? The best material which suits all these properties, which have all these properties. And देखिए ऐसा हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल की हम बात नहीं कर सकते हैं कि ये मटेरियल ही बहुत अच्छा होता है। हम यदि लो एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस की बात करें, उसमें हम यदि आप कहें तो हम बता सकते हैं कि आपका कार्बन कंपोजिट है या फिर टिटेनियम मटेरियल जो है अच्छा होता है। फिर लेकिन हम इमीडिएटली हम जब स्प्लिंटिंग की बात करते हैं, स्प्लिंटिंग, हैंड स्प्लिंटिंग की, तो लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्प्लिंटिंग, विच बिकॉज दिस इज द नॉन वेट बेयरिंग ऑर्थोसिस। फिर हम प्रोस्थेसिस की बात करें तो फिर कार्बन कंपोजिट्स हो गए, कार्बन फाइबर्स हो गए, टिटेनियम एलॉय हो गए। तो ये सारे मटेरियल सब सारे स्प्लिंट्स के लिए अलग अलग और सारे अप्लायंसेस के लिए अलग अलग मटेरियल होते हैं जो कि बेस्ट होता है। ओके, देन हमारे पास ऐसे कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं, आप बताना चाहेंगे? इसके बाद हम बताना चाहेंगे डिफरेंट मटेरियल्स जो कि हम यूज़ करते हैं किसी प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डिवाइसेस में। सबसे पहले बताएंगे हम फैब्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन, वूल, लाइनिन, सिल्क। सेकेंड, फेरस मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें स्टील और कास्ट आयरन आता है। नॉन फेरस मटेरियल में कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, निकल, टाइटेनियम। लेदर, रबर, एडेसिव, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वुड, प्लास्टिक में हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक, लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स। एंड एडवांस्ड मटेरियल की अगर बात करें यहाँ पर तो सेफ मेमोरी एलॉय और एमआर फ्लूइड अभी जो यूज हो रहा है। अभी स्टार्ट करेंगे फैब्रिक्स से। व्हाट इज फैब्रिक्स? Fabrics refers to a cloth made by weaving or knitting, felting, knotting, braiding and laminating. Fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers and filaments. The most important natural fibers used in fabrics are cotton, wool, linen, silk, rayon, nylon, विनियन and other synthetic fibers. Yes, fabrics की बात करें, fabrics हमारा जो आज fabrics is the most important material, even not only in the P&O appliances, even for the every means day-to-day activities. We use shirts, pants. These are all made up of the fabrics. Right. So during the selection of the material, fabrics, it must be keep into the mind कि क्या हमें select करना है, क्या पेशेंट को वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसका कुछ उसका एलर्जी तो नहीं है उस मटेरियल से। लाइक हम किसी पेशेंट को कॉटन दे रहे हैं, किसी पेशेंट को नायलॉन दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पेशेंट के अनुसार से हम सिलेक्ट करेंगे। ये प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिवाइस अलग अलग कौन से प्रोस्थेटिक डिवाइस में यूज कर रहे हैं, कौन से ऑर्थोटिक्स में यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑर्थोटिक्स मेनली सपोर्टिव, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव वर्क करता है। सपोज कि कहीं पर सिर्फ सपोर्टिव की जरूरत हो, किसी भी तरह के हार्ड मटेरियल यूज करने की जरूरत हो, वहाँ पर कॉटन, सिल्क, ये सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स की। फर्स्ट है इसमें वेजिटेबल फाइबर्स। वेजिटेबल फाइबर्स आर कॉटन एंड फ्लैक्स. These consist of plant cell and all are cellulose composition belonging to the carbohydrate group. Cotton is nearly pure cellulose. कॉटन वेजिटेबल फाइबर्स की बात करें, सिंपली हम देखें सूती कपड़ा, दैट मीन्स कॉटन, रुई की बात करें, ये मटेरियल जो है वेजिटेबल फ्रॉम द किसी प्लांट से हम इसको लेते हैं।
जिसको कि हम कॉटन प्लांट या फ्लैक्स प्लांट हम कह सकते हैं। कॉटन और फ्लैक्स प्लांट ये कम्प्लीटली सेल्यूलोज से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से बने होते हैं। तो ये सारे मटेरियल अब पे कोई पार्टिकुलर पेशेंट होते हैं जो कि वो नॉन प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो उस पेशेंट को आप कभी भी लेदर यूज नहीं कर सकते हो, या फिर कुछ इस तरह के मटेरियल होते हैं जो कि आप पार्टिकुलर पेशेंट को आप नहीं यूज कर सकते हो। तो उस समय हमें ये वेजिटेबल फाइबर्स हम यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। And the next one is synthetic fibers. It can be divided into 4 different groups. First one is those with a cellulose base, which include rayon. Those with protein base called azlon, and mineral base is which group fiberglass is outstanding example. Those with synthetic resin base such as nylon and vinyl. ये डिफरेंट अलग अलग सिंथेटिक मटेरियल्स जो मैंने कि अभी स्लाइड में अभी दिखाया आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स: लेंथ, फाइननेस, इलास्टिसिटी, एब्जॉर्बेंसी, लस्चर, रेसिस्टेंस टू लाइट, हीट, मॉइस्चर, केमिकल्स एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर की बात करें तो पहला आता है लेंथ। हमारा लेंथ, यदि फाइबर का यदि हमें कोई नीट बड़ा कपड़ा बनाना है तो द फाइबर मस्ट बी स्ट्रेट एंड बिगर इन लेंथ, एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ मींस फाइनेश, मींस किसी पार्टिकुलर कपड़े की बात करें या फिर पार्टिकुलर फैब्रिक की बात करें तो उसमें फाइनेश भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें मीन्स रीजेज और समथिंग मीन्स इस तरह का कुछ होना चाहिए जो कि पेशेंट को हार्म कर सके। फिर इलास्टिसिटी, देयर मस्ट बी इलास्टिसिटी, द फाइबर शुड नॉट ब्रेक इमीडिएटली। एंड एब्जॉर्बेंसी, लस्चर की बात करें तो पेशेंट जो फैब्रिक्स है वो कितना मिक्सअप हो सकता है दूसरे मटेरियल के साथ, दैट इज एक्चुअली लस्चर। रेजिस्टेंस टू लाइट को कितना बेयर कर सकता है, हीट को कितना बेयर कर सकता है, मॉइस्चर को कितना अब्जॉर्ब कर सकता है, ये सारी चीज़ों को दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैब्रिक्स। जैसा कि फाइबर्स के बारे में मिस्टर रंजीत ने भी बताया डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल, मैग्नेटिक, तो सारे प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हम फाइबर्स में देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे रेसिस्टेंस टू लाइट, हीट, मॉइस्चर, ये सारे प्रॉपर्टीज़ एक साथ हमें कॉटन या फाइबर्स में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कॉटन की। कॉटन इज द फाइन फ्लफी white or yellowish fiber that grows on the seed of the cotton plant, power to absorb water, ability to maintain strength when wet. ये सब कॉटन का देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है, और वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद भी इसकी जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मीन्स बहुत ही मीन्स इम्पोर्टेंट एडवांटेज है इस मटेरियल का कि इवन वेट होने के बाद भी इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो जाता नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे ऊल की। ऊल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फाइबर फ्रॉम द फ्लीज और द सीप इट इज एक्सट्रैक्ट, रेजिलियंट which means that it tends to return its original shape when pulled or stretched. Wool absorbs 20% moisture. अभी मैंने बताया कि जो कॉटन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऊल की हम बात करें तो ऊल यदि 100% कॉटन एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, तो 20% सिर्फ जो है ऊल एब्जॉर्ब करता है, और इसमें रेजिलियंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉटन। So we discussed about the cotton and the wool. What is the next fiber which are going to discuss? And next is linen. Linen is also a type of fiber we extract from the flax plant, may be fine, is naturally straight, brown in color, is strong, heavy, non-elastic, is strong and flexible, one of the strongest vegetable fiber. Different cotton की different fibers की भी हम बात कर रहे थे अलग अलग, जैसे cotton, fiber, linen. नेक्स्ट बात करेंगे सिल्क की। सिल्क इज द प्रोडक्ट विच द सिल्क वर्म स्पिन्स एज ए cocoon around itself. The most striking features of the silk is its strength, fitness, length and elasticity. जी हाँ, सिल्क जैसा कि इन्होंने बताया कि कोकून से हम लोग उसको लेते हैं, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कॉटन से रेयन से ज़्यादा होता है। इसलिए इस मटेरियल को यदि हम ऑर्थोटिक्स या प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसको ड्यूरेबिलिटी जो है इट इज मींस द ड्यूरेबिलिटी इज बेटर देन कॉटन एंड रेयन।
तो अगर जैसे हम ये फैब्रिक की बात करें तो हम इसमें कॉटन, वूल, सिल्क और लिनन, यही 4 फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं जी। while making the piano appliances. Okay. Then next we'll talk about the ferrous materials. Yes. Over to you, sir. Next material is ferrous material. Ferrous material contains iron as one of its constituents. They are most important metals or alloys in the metallurgical and mechanical industries because of their very extensive use. The principal disadvantage of many ferrous alloy is this susceptibility to the corrosion. जैसा कि देखा गया कि फेरस मटेरियल में मेनली कोरोजन का चांस होता है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, रिएक्शन का चांस ज़्यादा होता है, वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन। और जितने भी ऑर्थोटिक्स या प्रोस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स जो हम देते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड होते हैं, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होते हैं, जैसे कि वो जल्दी से जल्दी वो वाटर के कॉन्टेक्ट में हो सकता है, एयर का कॉन्टेक्ट में होता है, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं। तो फेरस मटेरियल का यूज करते समय ये काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसमें कोरोजन या किसी तरह का रस्टिंग होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बना रहता है। Then the next thing. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मटेरियल। फेरस में देखेंगे हम स्टील को भी हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लो एलॉय एंड हाई एलॉय। कास्ट आयरन को भी डिवाइड हम डिफरेंट टाइप्स से कर सकते हैं, ग्रे, डक्टाइल, वाइट, मैलिएबल। और इसके बाद जो फेरस मटेरियल को अलग हटाकर देखें तो नॉन फेरस मटेरियल भी हम बता सकते हैं। स्टील से स्टार्ट करेंगे हम। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। दे आर क्लासिफाइड एज लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। अलग अलग ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक प्रोडक्ट्स में अभी हम आयरन से हटा के स्टील यूज कर रहे हैं, जो कि एक एलॉय होता है आयरन का। इसमें देखा जाता है बहुत सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज आयरन में जो देखे जा रहे थे, कोरोजन या रस्टिंग के चांसेस, वो स्टील में नहीं देखे जाते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के स्टील देखे गए हैं, कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। यानी कार्बन का परसेंटेज, एलॉय जब हम तैयार करते हैं आयरन के साथ, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज क्या है, कौन से परसेंटेज में और किस परसेंटेज के कार्बन का यूज करना है, किस प्रोसेस और किस ऑर्थोसिस में। सेकेंड हम बात करेंगे इसी में लो कार्बन स्टील की, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ओनली 0.05 टू 0.03% होता है, जो कि मेनली इसका यूज होता है वेल्डेड ट्यूबिंग या गियर्स में। मीडियम कार्बन स्टील की बात करें, कार्बन परसेंटेज में 0.30 टू 0.70% होते हैं। इसका यूज अगर जनरली देखें तो एक्सेल्स, गियर शाफ्ट्स, डाई ब्लॉक्स, स्क्रूज एक्सेट्रा में होते हैं। हाई कार्बन फाइबर की बात करें इसमें तो कार्बन परसेंटेज इसमें 0.7 टू 1.5% होते हैं, जो कि काफ़ी हाई होते हैं इसमें। ये यूज कोल्ड चीजर्स में, रिंचेस में, ड्रिल बिट्स में, हैक्सॉ में एंड सीयर ब्लेड्स में ये किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। When 11.5% or more chromium is added to iron, a fine film of chromium oxide forms spontaneously on the surface exposed to air. The film acts as a barrier to retard further oxidation, rust or corrosion. As steel cannot be stained easily, it is called stainless steel. जी हाँ, इसमें स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें 11.5% क्रोमियम मिला होता है, जिसके कारण कि रस्टिंग जो होता है बहुत ही कम होता है। इवन हम कहें तो रस्टिंग इसमें होता ही नहीं है इसके कारण। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि स्टेन्स इसमें नहीं लगते हैं। कलरिंग आप करेंगे, कलरिंग इसमें आपका मिक्सअप नहीं होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मटेरियल का कि कुछ भी आप लगा रहे हो तो आपका जो है उसमें कलर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से, और चूंकि ये इसमें कोई स्टेन्स नहीं आता है, इसलिए हम इसको स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। Okay. So far we have discussed about the different properties. We have first discussed about the mechanical properties, the thermal properties and the electrical properties. After that we discussed about the different magnetic properties. Basically in this we identify the response of the material onto the application of the magnetic fields. Next we discussed about the chemical properties. In this we identify the response of the material on reacting with certain substances such as water, air, gas, fumes, etc. Then next we discussed about the physical properties, in which we discussed about the density, the porosity and the structure. Then we discussed about the material selection. Basically we have to while selecting a material we have to identify, we have to take care of the different properties so far which we have discussed regarding the mechanical properties, the thermal properties, the electrical properties, and we also have to take the consideration in account of the fabrication, the economic consideration as well as the geometric consideration. Then we discussed about the different kinds of materials which we use. Basically these are divided into 3 types, which are fabrics, ferrous materials and the non-ferrous materials. In fabrics, basically if to define fabrics, then it's a cloth which is being formed by knitting, weaving or knotting, and in this we discussed about the cotton, the silk,
the linen, and what is the next item? The cotton, silk, the linen, and rayon. Then next we discussed about the ferrous material and the non-ferrous material. So basically we were discussing about the stainless steel. What is the next thing which we are going to discuss now? The next is purpose of alloying. Alloying करने की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट्स को मिक्सिंग करने की? alloying दैट मीन्स कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में मिक्स करने की। जैसे पहले ही बताया कि आयरन का एलॉय जो है फेरस एलॉय स्टेनलेस स्टील तैयार करता है, तो जरूरत क्यों पड़ता है? पर्पस ऑफ एलॉइंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग टू इम्प्रूव कोरोजन रेसिस्टेंस, इम्प्रूव मैशनेबिलिटी, इम्प्रूव हाई और लो टेम्परेचर स्टेबिलिटी, इम्प्रूव टफनेस, बेटर वियर रेसिस्टेंस, इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी। यस, इसमें हम बात करें, पहले हम आयरन को सिंपली लेकर चलें तो आयरन में हम देख रहे थे कि स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही कम था, जो कि हो सकता है कि एक पेशेंट यदि 100 kg का हो तो वो बियर नहीं कर सकता, यदि बियर कर सकता है तो वो काफ़ी हेवी हो जाएगा वो आयरन। तो हम उसका वेट को रिड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात करें कि आयरन में रस्टिंग जब बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो इस चीज़ को भी हमें एलिमिनेट करना था। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमने एलॉइंग किया और स्टेनलेस स्टील बनाया जिसमें कि रस्टिंग बिल्कुल ही नहीं लगता है। फिर हम बात करें कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस, आयरन की हम बात करें तो टेम्परेचर उसमें मीन्स रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट होता है। फिर हम बात करें वियर रेसिस्टेंस की, आयरन को आप स्क्रैच करो, इंडेंटेशन करो तो आप जल्दी इंडेंट हो जाता है उसमें, लेकिन आप स्टील को आप लेकर देखो, स्टील को आप जल्दी वो इंडेंटेशन उसमें नहीं हो सकता है, जल्दी स्क्रैचिंग नहीं हो सकता है उसमें। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें एलॉइंग करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि किसी भी मटेरियल के वेट को बढ़ाना है, उसके वेट एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है, या उसे सपोज किया जाए कभी हल्का ही करना है। एल्युमिनियम एलॉय जो कि अभी देखते हैं एरोप्लेन में जो एल्युमिनियम यूज़ होता है वो काफ़ी लाइट वेट होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक को सिर्फ वेट बढ़ाना है, उसे कभी हल्का भी करना है। तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है किस ऑर्थोटिक्स डिवाइस में, किस प्रोस्थेटिक डिवाइस में, किस जगह पे कौन सा मटेरियल यूज करना है। अगर ज्वाइंट में यूज करना है तो स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे, और किसी पेशेंट को स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे हैं परंतु उसे लगता है कि काफ़ी हेवी हो रहा है तो वहाँ पर एल्युमिनियम एलॉय यूज करते हैं। तो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग एलॉय यूज होता है, किस तरह का केसेस में कौन सा यूज करेंगे। Okay. The next is नॉन फेरस मटेरियल। अभी तक हमने बात किया फेरस मटेरियल की, जिसमें फेरस थे। अब नॉन फेरस मटेरियल में कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड एंड निकल आते हैं। तो बात करेंगे कॉपर की। कॉपर इज द एक्सेलेंट रेसिस्टेंस टू कोरोजन, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इजी टू वर्क, मॉडरेट टू हाई हार्डनेस, रेसिस्टेंस टू फैटिग, एब्रेशन, कोरोजन, used mainly in electrical parts, screws, household utensils. कॉपर में हम देखें तो अभी तक हम देख रहे थे कि आयरन में जो स्टेन्स है बहुत रस्टिंग जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है आयरन की, लेकिन कॉपर में नहीं होता है। कॉपर को 1 साल 2 साल 3 साल इवन आप 10 साल के लिए भी छोड़ दो तो उसमें रस्टिंग नहीं लगती है। दूसरी बात करें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में नहीं होता, जबकि आयरन में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो आपका जल्दी ही मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। फिर कॉपर में हम एक दूसरी चीज़ देखें कि मलेबिलिटी इसमें होती है, जिसके कारण कि आपको काम करने में बहुत आसानी होती है। आप जिस तरह से अभी आप स्प्लिंट को बेंड करना चाहो वो जल्दी से बेंड हो जाता है, जबकि आयरन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम बात करें हार्डनेस की, तो हार्डनेस इसमें वेरी मीन्स डिफरेंट हार्डनेस के आते हैं। आप लो हार्डनेस, मीडियम हार्डनेस एंड हाई हार्डनेस की बात मीन्स डिफरेंट हार्डनेस लेवल पे आता है। तो आप जिस तरह का भी आप स्प्लिंट बनाना चाहते हो, जिस तरह का भी आप डिवाइस बनाना चाहते हो, उस अनुसार से आप इस कॉपर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फैटिग रेसिस्टेंस होता है, एब्रेशन रेसिस्टेंस होता है, कोरोशन रेसिस्टेंस होता है। ये सारे प्रॉपर्टी जो कि हमें एक स्प्लिंट बनाने के लिए, एक प्रोस्थेसिस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है। ये जानने के बाद भी कि बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स के, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं कॉपर में। उसके बावजूद भी देखा जाता है कि प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स प्रोडक्ट्स में कॉपर काफ़ी कम यूज होते हैं। इसका मेन कारण ये देखा जाता है कि ये इकोनॉमिक फैक्टर्स का सबसे ज़्यादा होता है कि ये काफ़ी दूसरे मटेरियल से ये काफ़ी इसका रेट ज़्यादा काफ़ी हाई होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी कि अवेलेबिलिटी जो है इसकी बहुत कम होती है, बहुत ही मीन्स आप जो मटेरियल आप सिलेक्ट करना चाहते हो कॉपर में वो जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। यदि हमें प्रॉपर कॉपर हमें जो डेंसिटी जो स्ट्रेंथ की चाहिए होती है वो यदि मिल जाए तो हम उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं।
And we'll carry on with our discussion of the non-ferrous materials after a short break. See you after a short break. कोई मुश्किल हो दूर मंजिल हो never stops us from dreaming हारता है वो हार माने जो we are what we believe in हम धरती को अंबर से मिला दे हम उड़ सकते हैं उड़कर दिखा दे छूले सितारों को We can touch the sky आशा के पंखों पे We can and we will fly We can and we will fly The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक
एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले we were discussing about the different kind of materials which we use in making the P&O appliances. Basically, we have divided these material into three types. First is the fabrics, in which we discussed about the cotton, silk, wool and linen. Next we discussed about the ferrous materials, in which we discussed about the steel and the cast iron. And we were discussing about the non-ferrous materials, in which we were first discussing about the copper. Basically, copper जो है, it is resistant to corrosion, it has non-magnetic properties and it is easy to work with, and it is having a moderate to high hardness. But the major drawback with the copper is that it's not economical as compared to the other materials, and the availability it is also less. So progressing further with the non-ferrous materials, what we are going to discuss now. The next is aluminium. Aluminium, it is silvery white metal and it possesses the following characteristics: light metal, good conductor of electricity, high resistance to corrosion, ductile, non-magnetic, malleable, used engine parts, architecture field, orthotics and prosthetics. इन सारी चीज़ों में हम एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट देखेंगे हम टीन एंड एलॉय की। इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड वाइट, सॉफ्ट प्लाइबल मेटल, adaptable to cold working such as rolling, extrusion, good resistance to acid corrosion. एल्यूमिनियम की हम बात करें, एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे लो एक्सट्रीमिटी की बात करें या फिर अपर एक्सट्रीमिटी या स्प्लिंटिंग की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एलॉय की। एल्यूमिनियम इनिशियली जब हम बात करें कैलिपर्स की, तो सबसे पहले जो कैलिपर्स है वो एल्यूमिनियम एलॉय के ही एल्यूमिनियम के ही बने थे। उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑर्थोटिक अप्लायंस फैब्रिकेशन में। और उसके जो एलॉय होते हैं वो भी हम देखें तो बहुत, लाइक हम अब करंट अपराइट्स की बात करें, जो नी जॉइंट्स बार जो उसके होते हैं कैलिपर की, वो अभी एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। नी जॉइंट्स की बात करें, एंकल जॉइंट्स की बात करें, तो वो सारे एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। तो ये सारे जो एल्यूमिनियम एलॉय है और एल्यूमिनियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फैब्रिकेशन ऑफ O&P अप्लायंसेस। फिर दूसरी चीज़ बात करें हम टीन एंड एलॉय की। टीन इनिशियली जब हम स्प्लिंटिंग जब हम बनाते थे, जिस समय कि हमारे पास ऑर्फिट मटेरियल नहीं थे, लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक नहीं थे, उस समय हम लोग टीन उसके एलॉय से बनाते थे। टीन और एलॉय में डिसएडवांटेज ये देखा गया कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है और उसका जो मैलेबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कंटूरिंग जो है प्रॉपर नहीं मिल पाता था हमारे पेशेंट बॉडी के कंटूर के अनुसार। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस टीन एंड एलॉय नाउअडेज इन द स्प्लिंटिंग और इन अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस। जैसे कि मिस्टर रंजीत ने बताया कि डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते थे पहले अलग अलग समय में। कन्वेंशनल ऑर्थोसिस जब भी यूज होता था, आइदर वुड यूज होते थे, टीन मटेरियल यूज हो रहा था, आयरन यूज लोग कर रहे थे। मटेरियल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज जानने के बाद जो एडवांसमेंट आया हमारे प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डिवाइसेस में, वो सारे मटेरियल्स के कारण आए हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जानने के बाद लोग यूज़ करना शुरू कर दिए। जैसे कि स्प्लिंटिंग के बारे में इन्होंने बताया कि पहले टीन यूज हो रहा था, आज लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक यूज हो रहे थे। टीन, एल्युमिनियम, आयरन यूज करने से टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, डिफरेंट टाइम का प्रोसीजर, पेशेंट कोई प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंसी जो थी ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक प्रोडक्ट की वो काफ़ी कम थी। बट आज आप देखेंगे कि डिफरेंट न्यू मटेरियल्स, लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स, हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स, टिटेनियम, कार्बन फाइबर, ये सारी चीज़ आ जाने के बाद आज जो एक्सेप्टेंस जो है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स प्रोडक्ट का वो काफ़ी बढ़ गया है मटेरियल के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे हम टिटेनियम की। टिटेनियम एंड एलॉय। टिटेनियम के बारे में पहले बताया गया है कि इट इज़ 40% लाइटर देन स्टील, 60% हेवियर देन स्टील एंड यूजेज पायलन ट्यूबिंग में। Sorry, there is a mistake. Actually, 40% lighter than steel, and 60%. Sorry, 40% lighter than iron. Sorry, and 60% heavier than steel. Yes. It is. Okay. We can say. And its usage in पायलन ट्यूबिंग, लाइक हम प्रोस्थेसिस से हम बात करें, न्यू एडवांसमेंट मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस की बात करें, तो पायलन जो है
आजकल हमारे जो टिटेनियम एलॉय के बन के आते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के बन के आते हैं, बट मोस्ट प्रेफर हम लोग करते हैं कि टिटेनियम एलॉय का हमारे पायलोन हो. दैट इज मोर ड्यूरेबल, मोर एक्सेप्टेंस, वाइडली एक्सेप्टेड मटेरियल, दिस वी कैन से. So it's 40% lighter than iron and 60% heavier than steel. That's the thing. Then moving further, what is the next non-ferrous material? नेक्स्ट इज लेदर. जो भी लेदर हम यूज करते हैं वो टैंड लेदर यूज करते हैं. ये प्रोसेस ऑफ टैनिंग जो है वो फर्स्ट है क्योरिंग, सोकिंग, अनहेयरिंग, फ्लेसिंग एंड स्कडिंग, डिलाइमिंग, बैटिंग एंड पिकलिंग, देन टैनिंग एंड टैन लेदर ऑब्टेन्ड. इस डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अगर हम जाते हैं तो लेदर हम ऑब्टेन करते हैं. लेदर में फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें क्योरिंग की, तो हाइड्स एंड स्किन मस्ट बी क्योर्ड टू प्रिजर्व देम अंटिल दे आर प्रोसीड इनटू लेदर. कॉमन क्योरिंग मेथड इज ग्रीन सॉल्टिंग. इस क्योरिंग की बात करें, क्योरिंग जब हम सिंपल किसी एनिमल का यदि हम उसका स्किन और उसका लेदर ले आते हैं, दैट इज एक्चुअली अनटैंड लेदर, तो सबसे पहले उसे लाकर हमें प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है. प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब तक आप उसे प्रिजर्व नहीं करेंगे हो सकता है कि वो खराब हो जाए और दैट विल बी द वेस्ट फॉर योर मीन्स योर यूज, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर. सो जो क्योरिंग करते हैं वो ग्रीन सॉल्टिंग में करते हैं. ग्रीन सॉल्टिंग से ये होता है कि उसका जो प्रॉपर्टीज जो है वो मेंटेन रहता है. टैनिंग का नेक्स्ट प्रोसेस है सोकिंग. हाइड्स आर सोक्ड इनटू क्लियर वाटर टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट. And next one is unhairing. The hair is loosened by soaking the stock for several days in a solution of water, lime and hair removing agents such as sodium sulfide. Yes, soaking जब हमने प्रिजर्वेशन कर लिया, अब हमें प्रिपरेशन करना है टैनिंग के लिए. तो टैनिंग में अब हमें सबसे पहले जो उसमें जो आपने प्रिजर्वेशन के समय जो सॉल्ट आपने लगाया, ग्रीन सॉल्ट आपने लगाया, हो सकता है एक्सेस हो. एक्सेस आपको इमीडिएटली आपको रिमूव करना है बाय द सोकिंग प्रोसेस. उसके बाद आपको फिर अनहेयरिंग करना है. जो आपने जो स्किन लाया है उसमें हो सकता है कि देयर में बी हेयर, तो दैट हेयर मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द टैनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. Next point is flacing and scudding. After removing the hair from the grain or outer surface of the skin, it is necessary to remove the flesh and muscle tissues adhering to the under surface. This is done mechanically with sharp knives and is supplemented by स्कारपिंग बाय हैंड विद ए कर्व्ड नाइव्स. आपको जिस समय अभी आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्किन चाहिए, ना कि उसका मसल्स है, उसके फ्लेसेस है, वो आपको नहीं चाहिए होते हैं. तो उसको आपको बाय हैंड ही हटाना पड़ता है. ऐसा कोई पर्टिकुलर मशीन नहीं है कि जिसको कि आप उसमें मशीन में डाल दिए वो हट गया. अभी भी आपको बाय हैंड ही हटाना पड़ेगा. या जो भी टैनिंग प्रोसेस करते हैं, जो भी टैनिंग करते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो बाय हैंड ही करते हैं और उसके सारे फ्लेसेस को, सारे मसल्स को रिमूव करते हैं उससे. एंड द नेक्स्ट इज डिलाइमिंग, बैटिंग एंड पिकलिंग. इट इन्वॉल्व्स सोकिंग इन द ए वीक एसिड सॉल्यूशन टू रिमूव द लाइम एंड रिड्यूस द स्वेलिंग व्हिच अकर ड्यूरिंग द लाइमिंग प्रोसेस. जैसा कि पहले ही बताया इन्होंने कि डिफरेंट प्रोसेस होते हैं टैन करने के. तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑर्थोटिस्ट और एक प्रोस्थेटिस्ट जो होता है जो लेदर को टैन करता है. ये हमें जो प्रोडक्ट यूज जो हम लोग करते हैं टैन लेदर यूज करते हैं. इसमें डिफरेंट बताया गया कि कैसे टैनिंग होता है लेदर का. नेक्स्ट टैनिंग की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के टैनिंग होते हैं. इसमें वेजिटेबल टैनिंग, क्रोम टैनिंग, कॉम्बिनेशन टैनिंग एंड सिंथेटिक टैनिंग. ये टैनिंग प्रोसेस जानने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब आप लेदर सेलेक्ट कर रहे हो, कौन से ऑर्थोसिस के लिए, कौन से स्प्लिंट्स के लिए, कौन से प्रोसेसेस के लिए आपको कौन सा लेदर सेलेक्ट करना है, जब तक आपको टैनिंग का पूरा जानकारी नहीं है, जब तक आप टैनिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो ये टैनिंग जो है कम्बिनेशन टैनिंग से किया गया है, वेजिटेबल टैनिंग से किया गया है और सिंथेटिक टैनिंग किया गया है. तो इससे पता चलता है कि उसका हार्डनेस क्या है, उसका आउटकम क्या निकला है. मटेरियल जो लेदर जो निकला है, टैन लेदर जो निकला है वो हार्ड है, क्रोम है, सॉफ्ट है. तो ये हमें पता चलता है बाय द टैनिंग प्रोसेस कि किस तरह से टैनिंग इसका किया गया है. फर्स्ट टाइप की बात करेंगे हम वेजिटेबल टैनिंग की. यहाँ पर इट completed in 2 to 4 months by a suitable choice of tanning agents. Leather can be made which will vary in hardness, strength and flexibility. Produces non-irritating leather, uses shoe sole, luggage, etc. Second is chrome tanning, a rapid process completed in 5 to 6 hours. Produces long wearing, heat resistant leather, lacks the firmness, uses shoe uppers, gloves, garment leathers.
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया वेजिटेबल टैनिंग की, वेजिटेबल टैनिंग हमारा प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन उससे हमें हार्ड लेदर मिलता है, जैसे कि आप शू सोल में या फिर शू अपर में आप यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा क्रोम टैनिंग, क्रोम टैनिंग में आप देख रहे हो कि जो लेदर जो होता है काफ़ी वीक हो जाता है, भले ही वो प्रोसेस जो है उसका काफ़ी फास्ट होता है, 5 to 6 आवर्स में आपको लेदर मिल जाता है, लेकिन वो प्रोसेस जो होता है, तो this chrome tanning is also important. We can use this chrome tanned leather in a different manner or different orthosis or in different way. नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन टैनिंग की। पहले हम बात कर चुके हैं वेजिटेबल टैनिंग की, क्रोम टैनिंग की। अब कॉम्बिनेशन टैनिंग, इट कंप्लीट फर्स्ट क्रोम एंड देन वेजिटेबल टैनिंग। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज क्रोम रिटेन। सिंथेटिक टैनिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस टैन्ड लेदर। कम्बिनेशन टैनिंग की जैसा कि बात करें तो कम्बिनेशन टैनिंग वो एक्चुअली पहले आपको वेजिटेबल टैनिंग करने हैं, वेजिटेबल टैनिंग करने के बाद अगेन आप उसका क्रोम टैनिंग कीजिए, तो उससे क्या होता है कि मटेरियल आपका दोनों प्रॉपर्टी आपका मेंटेन रह जाता है, हार्ड भी होता है और आपका मलेबिलिटी भी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है मटेरियल की। तो हमें जो दोनों प्रॉपर्टी चाहिए होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टी हमें दिस कम्बिनेशन टैनिंग के थ्रू हमें मिल जाता है। आफ्टर टैनिंग जो बात करते हैं वो फिनिशिंग प्रोसेस की बात करते हैं। फर्स्ट है fat liquoring and dyeing, necessary to restore natural oils and greases which have removed by the tanning process, splitting, cutting the leather into layers. जी हाँ, जब आपने टैनिंग कर लिया तो उसके बाद जरूरी होता है कि उसको आपका जो उसमें जो एक्सेस जो ग्रीसेस हैं, ऑयल्स हैं, वो आपको रिमूव करें और उसका आपको पर्टिकुलर कलर देना है। कलर आपका स्किन में नहीं, पर्टिकुलर स्किन में नहीं होता है, उसका आपको पर्टिकुलर कलर देना पड़ता है। दैट इज actually the fat liquoring and dyeing process. In this process we do the coloring or staining of that leather and then उसके बाद फिर particular shape में particular means width में हम उस material को leather को हम काटते हैं so that इसका फिर दूसरे means उसका यूज किया जा सके। Then the next thing is नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेदर की। टाइप्स अगर हम देखें इसमें तो काउ हाइड लेदर, काफ लेदर, सीप लेदर, हॉर्स लेदर, कॉलर लेदर, डिफरेंट टाइप्स के लेदर हम लोग प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रबर की। रबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज स्पॉन्ज, सेकंड वन इज एक्सपैंडेड एंड थर्ड इज लैटेक्स फोम। स्पॉन्ज एंड एक्सपैंडेड रबर। स्पॉन्ज एंड एक्सपैंडेड रबर आर मच alike, also called mechanical or mild sponge. Expanded rubber is always composed of non-connecting cells, while sponge may be manufactured with non-connecting or connecting cells. Next is latex foam rubber, made by whipping latex up till a creamy foam is produced. The foam is poured into a molds and cured by heat. Latex is washable, odorless, does not pack or sag or develop pockets or lumps, and is extremely soft and resilient. नेक्स्ट मटेरियल की बात करेंगे यहाँ पर एडेसिव की। एडेसिव प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स। क्लासिफाई अगर हम करेंगे एडेसिव्स को तो सिंथेटिक रेजिन, रबर बेस्ड एडेसिव एंड प्रोटीन बेस्ड एडेसिव। सिंथेटिक रेजिन, in synthetic resin it comes under thermoplastic resin used to bond wide variety of porous and non-porous materials. Types is acrylic, that is relatively expensive, and vinyl semi-rubber like resin used to bind wide variety of objects. Thermosetting adhesives. Adhesives may be supplied as liquid or as still soluble. अभी हमने बात किया रेजिन एडेसिव्स की। रेजिन थर्मो प्लास्टिक एडेसिव। एक्चुअली प्लास्टिक एडेसिव हमने 2 तरह से क्लासिफाई किया, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स रेजिन। थर्मोप्लास्टिक हमें उस समय जरूरत पड़ती है जिसमें कि आप किसी चीज़ को बिल्डिंग कर रहे हो। आप पर्टिकुलर जब हम प्रोसेसिस की बीके प्रोसेसिस की बात करें तो अभी हमने एक एलिम्को की किट आ रही है जिसमें कि आपको वेल्डिंग करनी पड़ती है, तो वो आपको प्लास्टिक वेल्डिंग ही किया जा सकता है जिसके कि पॉलीप्रोपिलीन वेल्डिंग होती है उसकी। तो उसमें आपको थर्मोप्लास्टिक की जरूरत पड़ती है। जब आप सॉकेट कन्वेंशनल की हम बात करें तो कन्वेंशनल प्रोसेसेस में हम सॉकेट को माउंट करते थे वुडन ब्लॉक्स के ऊपर। तो वुडन ब्लॉक्स के ऊपर हमें माउंट करने के लिए रेजिन, हार्डनर, कैटलिस्ट को मिलाकर मिक्सअप करते थे विद मींस कंपोजिट मटेरियल्स। उसके साथ हम उसे पोर करते थे जो सो दैट द सॉकेट एंड द वुडन ब्लॉक दैट शुड बी फिक्स अप टुगेदर। मटेरियल की बात करें एडेसिव की। एडेसिव मटेरियल
जैसे कि मैंने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल की बात किया, फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर एंड दैट्स ऑल। बट एडहेसिव मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जिसमें कि किसी भी ऑर्थोटिक्स या प्रोस्थेटिक प्रोडक्ट में बिना एडहेसिव का वो प्रोडक्ट कभी भी बन ही नहीं सकता है। तो एक यूनिवर्सल मटेरियल हम मानते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एडहेसिव मटेरियल होते हैं, कौन सा यूज करना है, बट विदाउट एडहेसिव मटेरियल वी आर नॉट एबल टू मेक एनी ऑर्थोसिस और एनी प्रोस्थेसिस प्रोडक्ट। सर प्रोस्थेसिस जैसे हमने बात करी थी कि इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मिसिंग लिम्ब और एन एम्प्यूटेड लिम्ब, एंड बेसिकली ऑर्थोटिक से बहुत डिफरेंट है, तो उसमें हमें एडहेसिव की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बेसिकली उसमें तो हम मटेरियल्स जो है फेरस या नॉन फेरस यूज करेंगे, तो उसमें एडहेसिव की क्या जरूरत पड़ेगी? जब आप ध्यान दें, सबसे पहले आप देखें कि जब प्रोस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स, जब फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि एडहेसिव्स या किसी भी मटेरियल्स का जो यूज है वो प्रोसेस, फैब्रिकेशन प्रोसेस में ही है। सबसे पहले किसी पेशेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है। एक एग्जांपल अगर हम लोअर लिम्ब का लें, बिलो नी प्रोस्थेसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक सॉकेट बनाने की जरूरत होती है। सॉकेट होता है, उसके बाद सीन पीस होते हैं और फुट होते हैं, तीनों को एक दूसरे से अटैच करने की जरूरत होती है। कहीं पर भी सपोज कि एक सॉकेट बना दिया गया, उसके अंदर उसके पैडिंग जो की जा रही है, पैडिंग और सॉकेट को जो बीच में जो ऐड करना है, उसमें एडहेसिव की काफी जरूरत हो जाती है। इस तरह बहुत सारे ऐसे जगह होता है जहाँ पर हमें ऐड करना पड़ता है। कॉस्मेटिक फिनिशिंग अगर देते हैं उस समय भी एडहेसिव की जरूरत होती है, जिसमें उससे जोड़ने की जरूरत हो जाती है। ओके, लेकिन जैसे हमने जहाँ डिस्कस किया था कि जहाँ पे हमारा प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हमारे प्रोसेसेस हैं यूजुअली बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, तो वहाँ पे तो हमें बेसिकली एडहेसिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब आप देख रहे हो प्रोग्राम्ड प्रोसेसेस की आप बात करें, प्रोग्राम्ड प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड हम उसके साथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग करते हैं, डिफरेंट ट्रायल लेते हैं। पहले उसका क्या वॉकिंग स्पीड है, कितने मीन्स किसी भी व्यक्ति का 3 वॉकिंग स्पीड हो सकता है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो ये तीनों वॉकिंग स्पीड को हम फीड कर देते हैं द प्रोग्राम, दैट मीन्स द माइक्रो कंप्यूटर में, दैट इज द प्रोग्राम्ड नी जॉइंट और अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस। तो उसमें हम फीड कर देते हैं। फीड करने के बाद उसको क्या करते हैं कि उसको पेशेंट को हम ट्रायल लेते हैं फॉर 5 डेज 10 डेज। ट्रायल लेने के बाद उसको जब फाइनल कॉस्मेटिक कवरिंग देनी है, तो कॉस्मेटिक कवरिंग जब हम देते हैं तो उसके ऊपर से देते हैं, दैट कवर्स एक्चुअली द नी जॉइंट, दैट इज द विच इज एक्चुअली प्रोग्राम्ड। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका एक्चुअली जो बैटरी होती है वो 1 ईयर 2 ईयर से मीन्स मोर देन 2 ईयर्स उसका लाइफ होता है। तो उसके बाद हम उसको कवर करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट कवरिंग प्रोसेस वी एक्चुअली नीड दैट एडहेसिव। ओके, सो देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडहेसिव। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड एंड कास्ट, and the types is beta type plaster and alpha type plaster. Beta type plasters is mainly used in industries, and alpha type plasters is produced from the purest form of gypsum, and it's mainly used in dentistry. पीओपी की अगर हम बात करें तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में विदाउट पीओपी इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एनी टाइप ऑफ प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोसिस। ये नहीं कह सकते कि एनी टाइप स्प्लिंटिंग यूज हो सकता है, परंतु मेन जो हमारा बेस मटेरियल होता है वो पीओपी होता है। अभी भी अगर हम किसी की कास्टिंग करते हैं या कोई भी प्रोसेस में मोल्डिंग करना होता है या फिलिंग उसी कास्ट को करते हैं, मॉडिफिकेशन करना होता है, तो सभी जगह पे यानी कि एक प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक वर्कशॉप में पीओपी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैब्रिकेशन ऑफ एनी प्रोस्थेसिस एंड एनी ऑर्थोटिक डिवाइस। मतलब कहने का मतलब सिंपली है कि आप बिना पीओपी मटेरियल का, चाहे वो पीओपी बैंडेज हो या फिर पीओपी पाउडर हो, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो सकता है कि आप सिंपल स्प्लिंटिंग आप बना लो, सिंपल फ्रैक्चर ब्रेस बना लें, लेकिन आप जहाँ तक बात आती है बेड वेयरिंग ऑर्थोसिस की, इंपॉर्टेंट ऑर्थोसिस की, प्रोस्थेसिस की, उस समय आपका पीओपी पाउडर और पीओपी बैंडेज की ज़रूरत पड़ती है। और पहले हम पीओपी बैंडेज से हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद उसका फिर हम जब पोरिंग करते हैं तो वो हमें पीओपी पाउडर से ही करना पड़ता है। उसके बाद जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं उस पार्टिकुलर मोल्ड की, तो उस समय भी हमें पीओपी पाउडर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पीओपी पाउडर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ O&P appliances. So till now we discussed about the non-ferrous material, in which we discussed about the copper, the aluminium, the tin and alloy, titanium and alloy, leather, rubbers and adhesive. We'll carry on with our discussion, but it's time for a short break. So see you after a short break.
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्रीमैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन
पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रैवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं और ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो पियानो अप्लायंसेस बनाने में हमें मदद करते हैं। ओवर टू यू Next सर। material is wood. Wood is the material for use in O&P appliances. Has its chief application in artificial limbs. In application is related to crutches, canes, shoe lifts, and fracture equipment. Volume of the dry wood contains air-filled cells. Since wood is homogeneous substance, it absorbs shock and vibration to the considerable extent. अगर हम बात करें वुड की यहाँ पे, तो वुड हिस्टोरिकल रिव्यू अगर हम देखते हैं प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की, तो देखा जाता है कि सबसे पहले जो मटेरियल यूज हो रहा था प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में वो वुड यूज हो रहे थे। बट आज के दिन में अगर उसे देखें तो वुड अभी भी यूज हो रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है। कन्वेंशनल जितने भी प्रोस्थेसिस हैं आज भी उसमें वुड काफ़ी यूज हो रहे हैं। अगर देखें ऑर्थोटिक्स प्रोडक्ट को, तो ऑर्थोटिक्स में काफ़ी हद तक इसे हटा दिया गया, बट अभी भी अगर आर्च सपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसमें वुडन कॉर्क का यूज किया जाता है। बट आज भी प्रोस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स इंडियन कंट्री में, डेवलपमेंटल कंट्रीज में देखें तो उसमें कन्वेंशनल प्रोस्थेसिस आज भी वुड से तैयार किए जा रहे हैं। इवन हम बात करें वुड के प्रोस्थेसिस की, हम बात हटा दें तो इवन जो फुट प्रोस्थेटिक फुट जो बन रहे हैं उसमें वुडन कील का यूज़ किया जाता है। वुडन कील जैसे हम एलिम्को की बात करें, जो सैच फुट वो बना रहा है, तो उसमें वो वुडन कील यूज कर रहा है। वुडन कील को कवर करता है वो MCR रबर से, माइक्रोसिलर रबर से। तो हम ये कह सकते हैं कि वुड का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारा कभी भी प्रोस्थेटिक फैब्रिकेशन से हट नहीं सकता है। वो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, क्योंकि वुड एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम हटा दें प्रोस्थेटिक फैब्रिकेशन की, तो प्रोस्थेटिक फैब्रिकेशन तो ऑलमोस्ट हट चुके हैं। बहुत ही कम जगह पे होते हैं फैब्रिकेशन विद द वुड मटेरियल। आज हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूज कर रहे हैं। बट हम बात करें प्रोस्थेटिक फुट की, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि ऑलरेडी मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मटेरियल है फॉर द प्रोस्थेटिक फुट, वो हम कभी भी हटा नहीं सकते हैं। वो हमें आइदर हमें वुड का बनाना होता है या फिर प्लास्टिक का। और ये देखा गया कि वुड इज द मोस्ट बेटर देन प्लास्टिक इन केस ऑफ प्रोस्थेटिक फिट। So we can say that in this way we can say that the wood plays an important role during the fabrication of any prosthesis or prosthetic part component. Then the next material is? The next material is plastics. Plastics are called they are called plastic because they can be formed or molded when heated and will reached in their shape when cooled. Advantages of plastic की बात करेंगे यहाँ पर, तो mainly ये light in weight, easily conformable to any shape, non-toxic, enhance stability against corrosion, improve thermal and electrical stimulation, ease and cheap of fabrication, cosmetic appearance good. सबसे पहले हम बात करें एडवांटेज ऑफ मीन्स प्लास्टिक की, तो सबसे पहले जो सबसे मेजर जो एडवांटेज है प्लास्टिक का, लाइट इन वेट होता है और कॉस्मेटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप दूसरे मटेरियल, आप एल्यूमिनियम एलॉय की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, टीन की बात करो, आप कुछ भी जो मटेरियल्स हैं वो आप उसका कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है। जहाँ प्लास्टिक की हम बात करें, वो यदि आप कोई भी आप कन्फॉर्मेबिलिटी की बात करते हैं, कन्फॉर्मेबिलिटी बेटर देन अदर मटेरियल्स।
आप उसका कॉस्मेसिस की बात करें, बहुत ही अच्छा कॉस्मेसिस देता है। पेशेंट कैन एक्सेप्ट वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। अगर हम एक लाइन में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक के आने के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डिवाइस के तैयार होने में। जितने भी प्लास्टिक से मेनी ऑर्थोटिक प्रोडक्ट्स, प्रोस्थेटिक प्रोडक्ट, हर किसी भी तरह के अप्लायंसेज में प्लास्टिक का आज यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स की, जो क्लासिफाई करेंगे थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। Thermoplastics generally have a linear or branched macromolecular structures. A thermoplastic may be repeatedly heated and cooled. Upon heating, the plastic soften and harden upon cooling. It is non-cross-linked molecular structures of the plastic which gives them their fusible properties. An example is polyethylene, polypropylene and PET. Thermoplastics को भी अगर हम डिवाइड करें टाइप्स में तो हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स एंड लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स। हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स मेनली वर्किंग टेम्परेचर, वर्किंग किस टेम्परेचर पे कौन सा यूज हो रहा है प्लास्टिक का, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यूज होता है, जबकि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि जिसका वर्किंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। अगर हम देखें लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स में मेनली जो स्प्लिंटिंग यूज हो रहे हैं, फ्रैक्चर ब्रेसेस जो यूज हो रहे हैं, लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक से यूज हो रहे हैं। सो वर्किंग टेम्परेचर उसका लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस होने के कारण डायरेक्ट अप्लाई हम कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट्स के बॉडी पे, किसी पेशेंट के बॉडी पे डायरेक्ट एप्लीकेशन हम स्प्लिंटिंग में लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक का करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक, ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो हर जगह पे लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक यूज कर सकते हैं हम। हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक जैसे प्रोस्थेटिक का सॉकेट तैयार करने में, या अगर ऑर्थोटिक्स में देखें तो कैलिपर में वेट बियरिंग ऑर्थोसिस हो सकता है, तो उस समय हम हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक का यूज करते हैं। जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक और लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स दोनों का एक अपना एडवांटेज है। हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक ऑफ कोर्स एक मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई होता है, उसका 220 to 230 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होता है। लेकिन उसके हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो उसमें जो वेट बेयरिंग जो रेसिस्टेंस होता है काफ़ी हाई होता है। आप कोई भी वेट बेयरिंग ऑर्थोसिस, बेड बेयरिंग प्रोस्थेसिस आप बना सकते हैं। लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक का एक एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्ट बॉडी पेशेंट के बॉडी के ऊपर आप मोल्डिंग कर सकते हो उसका, वो डायरेक्ट इमीडिएटली विद इन 1 डे और विद इन 1 आवर 2 आवर्स आप एक स्प्लिंट को, आप एक ऑर्थोसिस को आप पेशेंट को आप दे सकते हो। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज उसका यह है कि आप बेड बेयरिंग ऑर्थोसिस उसका नहीं बना सकते हैं। आप जब भी आप उसका बनाएंगे तो नॉन बेड बेयरिंग ऑर्थोसिस लाइक स्प्लिंटिंग, फ्रैक्चर ब्रेसेस, सिर्फ आप यही बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स। द टर्म हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक इंडिकेट्स दैट व्हेन द प्लास्टिक इज malleable for contouring, its temperature is too high to be molded. Not possible molding directly on the client's skin without causing severe burn. High temperature thermoplastics such as polyethylene, polypropylene are usually molded to a plaster replica of the body part, which is generally from negative POP cast. Low temperature thermoplastics. Low temperature thermoplastic is malleable for molding. The temperature of the material is low enough to be molded directly to the client skin. The fabrication process is shorter and less complicated than high temperature thermoplastics. Types of low temperature thermoplastics. First one is translucent. Thermoplastics materials turns translucent when heated. Example Aquaplast, Orfit, Turbocast, etc. It enables the orthotist to give view bony prominences and skin creases during molding. ट्रांसल्यूसेंट लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप ये मेल्ट होते ही ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। दैट मीन्स आप पेशेंट के बॉडी के ऊपर आप लगा रहे हो तो इमीडिएटली आपको उसके कॉन्टूर्स पता चल रहा है, आप कहाँ पे बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, कहाँ पे स्कार है, कहाँ पे ऊन्स हैं, वो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है। तो वो आप उसका आप वहाँ पे एक रूम दे सकते हो सो दैट वो उसको पेन ना हो, पेन क्रिएट ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपका ये स्टिकी मटेरियल होता है, ये आपके पेशेंट के बॉडी के ऊपर स्टिक करता है। तो इसका जो यूजेबिलिटी जो है आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन प्रोसेस। आपको जो सोप वाटर है वो आपको यूज करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सिंपल वाटर में आप यूज नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है इन द ट्रांसल्यूसेंट लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स।
And the next, low temperature translucency of the material indicates that the material is fully heated. Translucent low temperature thermoplastics has 100% memory, which means that they will return to their original shape when reheated. Opaque material की बात करेंगे यहाँ पर. This is second different types of low temperature thermoplastics. When heated, thermoplastics material that remain opaque. ओपेक मटेरियल की हम बात करें तो ओपेक में ये अभी हमने ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल की बात किया, तो ट्रांसल्यूसेंट में क्या था कि वो आपका जैसे ही हीट होता था वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता था, जिसके कारण क्या आपका बॉडी कंटूर आपको प्रॉपर्ली पता चलता था. लेकिन ओपेक मटेरियल में ऐसा नहीं होता है. आप मेल्ट करो फिर भी वो अपना जो कलर है वो आपका मेंटेन रखता है उसमें. तो इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट का कंटूर तो नहीं पता चलता, बट इसमें एक बेनिफिट होता है कि इसमें जो स्टिकी मटेरियल नहीं होता है. ये एक लेयर होता है इसमें नॉन स्टिकी मटेरियल का, जो कि इसको पेशेंट के स्किन के ऊपर ये स्टिक नहीं करता है. दैट इज द बेस्ट मींस इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस मटेरियल. And the next is characteristics of low temperature thermoplastic. First one is molding characteristics. Translucent material that have no pigment are white when cool and turn completely transparent when warm. The second one is memory. 100% memory to the translucent material, but a few opaque material have not 100% memory. लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में बताया गया कि इसका वर्किंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी लो होते हैं, जिसे डायरेक्ट एप्लीकेशन पेशेंट के बॉडी पे किया जा सकता है. ये डिफरेंट दो तरह के मेनली होते हैं, ट्रांसलूसेंट एंड ओपिक. ट्रांसलूसेंट होने के कारण एक ऑर्थोटिस्ट और पेशेंट को काफ़ी इससे बेनिफिट होता है कि जब भी अप्लाई कर रहा हो ऑर्थोटिस्ट तो पता चलता है कि कौन सा बोनी प्रोमिनेंस है, कौन सा क्रीज, कौन से लेवल पे स्प्लिंट को रखना है, कहाँ से ट्रिमिंग करना है, ये सारी चीज़ साफ साफ दिखते हैं. ओपेक मटेरियल होने के कारण ये सारी चीज़ नहीं दिखते हैं. जैसा कि सर ने अभी बताया आपको कि ओपेक मटेरियल होने के कारण ऐसा नहीं है कि हमेशा हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल का ही यूज करते हैं, कुछ उसमें भी निगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे वो स्टिकी होता है, जबकि एक ऑर्फिट जो होता है जो नॉन स्टिकी होने के कारण लोग ऑर्फिट को ज़्यादा पसंद करते हैं यूज करने में. इसमें मेमोरी इफेक्ट भी देखा जाता है कि री यूज आप कर सकते हैं. अगर आप इसे री हीट करें अगर वाटर के 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो अगेन इसे आप री मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में. तो इसमें मेमोरी इफेक्ट 100% पाया जाता है. नेक्स्ट इज कंफर्मेबिलिटी. इट इज द डिग्री टू विच द हीटेड मटेरियल readily conforms to the contours of the body parts over which it is being molded. And the fourth is stretch. Degree of stretch correlates to degree of conformability or drap. Easy finishing. Edges should be smooth and surface impressibility. The undesirable quality refers to the susceptibility of the surface to become marked by fingerprint or other textures while it is soft. इसमें हम बात करें लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स की, तो इसमें जो देखा जाता है कि ये मटेरियल जो होता है फिनिशिंग काफ़ी इजीली हो जाता है. आप दूसरे मटेरियल को आप लो लाइक आयरन, इवन हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक्स, उसके फिनिशिंग के लिए आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन आपका लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक सिंपली आप कटिंग यदि अच्छे से करते हो तो आपको इवन फिनिशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया सरफेस इम्प्रेसिबिलिटी. लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक में निगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई भी ऑर्थोटिस्ट अगर काफ़ी ध्यान दे टोटली कॉन्सेंट्रेट करके अगर कोई स्प्लिंटिंग अगर नहीं कर रहा हो किसी भी पेशेंट बॉडी पे, तो ऐसा देखा जाता है कि फिंगर पॉइंट्स आने का चांस होता है. आप जिस पॉइंट को आप पकड़ेंगे अगर फिंगर को थोड़ा भी अगर आप प्रेशर देते हैं स्प्लिंटिंग करते समय तो फिंगर प्रिंट आने का चांस हो जाता है. तो ये सारी चीज़ इसके थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज सरफेस स्टिकिंग. ऑलवेज पहले ही बात हो चुकी है इसकी कि इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग मोल्डिंग बिकॉज इट मेक्स मटेरियल सेल्फ एडहेरेंट एंड इट कैन accidentally bond to itself. Working temperature. Orthotists should always check the temperature of the low temperature thermoplastic on their own skin first and then on the client's skin before proceeding with molding. Working time is 3 to 5 minutes and durability can be measured by its resistance to fatigue, cracks and deformation. And the newer material is न्यूअर मटेरियल की बात करें तो अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया था पहले शेप मेमोरी अलॉय और मैग्नेटिक रियोलॉजिकल फ्लूइड की बात करें, ये दोनों काफ़ी मींस एडवांस मटेरियल हैं. और इवन वी कैन से कि दीज आर द फ्यू मटेरियल्स व्हिच ब्रॉट द P&O इनटू अ न्यू मिलेनियम वी कैन से. और थ्रू these materials only the advancement has come into the P&O profession और P&O appliances.
अब हम बात करें एशएमए की, शेप मेमोरियल लॉय की। शेप मेमोरियल लॉय वो लॉय होता है जिसमें कि इसमें जब हम थर्मल कंडक्टिविटी देते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक पास करता है तो उसमें एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लाइक इसके दो ग्रुप होते हैं, ऑस्टेनाइट एंड मार्टेनसाइट। ऑस्टेनाइट में जैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पास होता है तो ऑस्टेनाइट जो है इमीडिएटली हीट होने के बाद वो मार्टेनसाइट में चला जाता है। मार्टेनसाइट से इमीडिएटली जब आप कंडक्टिविटी उसका स्विच आप बंद कर दो, इमीडिएटली वो चला जाता है फिर से ऑस्टेनाइट में। तो इस तरह से प्रोसेस जो है उसका कंटिन्यूअस होता है, साइक्लिंग प्रोसेस होता है, ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट टू ऑस्टेनाइट। तो इस तरह से हम इसका देखा जाता है कि अब जब हैंड की बात करें, प्रोस्थेटिक हैंड की, तो इसमें यूज काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। लाइक हम माइल्ड इलेक्ट्रिक हैंड की बात करें तो आप सिंपली आप एक बैटरी ऑपरेटेड स्विच आप देते हो और टाइम मीन्स आप ये प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो। लाइक द फिगर है सोन, आप सिंपली आप एक स्विच सिस्टम अप्लाई करो तो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में जैसे ही गया फ्लेक्स आपका फिंगर हो गया, इमीडिएटली आप जब इसमें आपका स्विच आप बंद कर देते हो इमीडिएटली, देन अगेन मार्टेनसाइट गोज इनटू द ऑस्टेनाइट, तो इस कारण से फिर से आपका एक्सटेंड हो गया। तो इस तरह से आपका फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कैन बी डन बाय दिस प्रोसेस और थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरी बात करें हम मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड की। मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड है जो कि अभी तक हम लोग प्रोस्थेटिक नी जॉइंट में देख रहे थे कि आइदर हम एयर को यूज कर रहे थे और हम हाइड्रोलिक मटेरियल लाइक वाटर और समथिंग ऑयल मटेरियल को हम यूज कर रहे थे। लेकिन मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड की हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल है जो कि ये दोनों मटेरियल को एलिमिनेट करता है। एयर की बात करें तो एयर भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि यदि आप किसी भी डिवाइस में आप बंद करके रखते हो, इफ यदि थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो वो आपका एयर पास हो जाएगा और आपका जो मूवमेंट है नी जॉइंट का वो आपका अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल जॉइंट आपका नहीं हो सकता है। दूसरी बात करें हम फ्लूइड की, हाइड्रोलिक मटेरियल की, तो यदि आपका लीकेज होता है, सपोज दैट उसमें लाइक ऑयल है, उसमें ग्रीजेज होते हैं या समथिंग कुछ मटेरियल होते हैं, यदि उसमें आपका लीकेज होता है तो आपका कपड़ा खराब हो सकता है या फिर उसका जो मैकेनिज्म है वो आपका खराब हो सकता है, वो आपका प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो इस कारण से ये दोनों मटेरियल को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है। लेकिन मैग्नेटो रियोलॉजिकल फ्लूइड की बात करें तो इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, अभी तक नहीं देखा गया है। इसमें क्या होता है कि हम सिंपली हम देख सकते हैं पार्टिकल्स जो है दोनों में कोहेशन होता है। जैसे ही आप इसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है, जैसे ही आप नी फ्लेक्स करता है तो दे आर बैटरी ऑपरेटेड, दीज आर द बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस। यदि आप जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक पास करते हो, एक कोहेशन होता है पार्टिकल्स का। कोहेशन जैसे ही होता है उसमें फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्रिक्शन स्टार्ट होता है तो आपका जो नॉर्मल लेग का जो फ्रिक्शन होता है उसी अनुसार से ये अपना फ्रिक्शन मेंटेन करता है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही आपका फिर से एक्सटेंशन में जाता है, इसका जो फ्रिक्शन है अगेन एक लीनियर पोजिशन में आ जाता है, जिसके कारण कि आपको जो नॉर्मल जो शेप, नॉर्मल जो मूवमेंट है नी जॉइंट का, आप उसमें अचीव कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे कोहेशन होता है एक डिफरेंट मैग्नेटिक पार्टिकल्स का, और इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका हम नी जॉइंट में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस में देख सकते हो सिंपली कि इसका कितना मीन्स टेक्नोलॉजिकली यूज किया गया है। इसमें न तो लीकेज का चांसेस है, नहीं इसमें आपका कपड़ा खराब होने का चांसेस है, नहीं आपके मैकेनिज्म में कोई डिफेक्ट आ सकता है। दीज आर द लॉन्ग लाइफ मटेरियल्स, बट अगेन वी कैन से दीज आर द again under the research process. These are not available readily into the market, so we are not using frequently to the patient. इस पिक्चर में साफ यहाँ देख सकते हैं आप, इस सिलेंडर में यहाँ पर जहाँ पर कि पहले यूज हो सकता था, इस सिलेंडर में पहले एयर यूज हो रहे थे, बाद में ऑयल यूज हुआ, और आज इसमें एमआर फ्लूइड यूज करने की कोशिश रिसर्च में की जा रही है, जो कि एक पीएनओ में काफ़ी एडवांसमेंट आने की कोशिश की जा रही है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे मटेरियल इन ऑर्थोटिक्स। अब अलग अलग मटेरियल अलग अलग ऑर्थोटिक्स में कैसे कैसे यूज होते हैं वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगेन एक बार फिर हम आज इसे डिफाइन करना चाहेंगे, व्हाट इज ऑर्थोसिस। ऑर्थोसिस इज ए मैकेनिकल डिवाइस fitted to any part of the body, keeping the part in maximum possible anatomical and functional position for specific clinical needs. Types of orthosis: lower extremity orthosis, upper extremity orthosis, and spinal orthosis. Again, lower extremity orthosis can be divided into different types: foot orthosis, ankle foot orthosis, knee orthosis, knee ankle foot orthosis, hip orthosis, and hip knee ankle foot orthosis. Types of spinal orthosis is cervical orthosis,
हेड सर्वाइकल ऑर्थोसिस, सर्वाइकोथोरैकिक ऑर्थोसिस, थोरैकोलंबर ऑर्थोसिस, थोरैकोलंबोसैक्रल ऑर्थोसिस और लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस। अपर एक्सट्रीमिटी को अगर हम डिवाइड करें यहाँ से तो फिंगर स्प्लिंट्स, हैंड स्प्लिंट्स, रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, एल्बो ऑर्थोसिस, शोल्डर ऑर्थोसिस एंड शोल्डर एल्बो रिस्ट ऑर्थोसिस। जैसा कि इन्होंने बताया कि डिफरेंट आपको क्लासिफिकेशन बताने का मेन हमारा एम ये था कि हमें डिफरेंट ऑर्थोसिस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्थोसिस में हमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है वो हमें एक्चुअली में बताना है। तो इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन या ऑर्थोसिस के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप ऑर्थोसिस का क्लासिफिकेशन नहीं जानते हो, डिफरेंट ऑर्थोसिस के बारे में नहीं जानते हो, तो आप उसको आप बता ही नहीं सकते हो कि कौन सा ऑर्थोसिस में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। तो एक एग्जांपल के थोड़ा यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे क्लासिफाई हमने कर दिया ऑर्थोसिस को, डिफरेंट लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी यानी स्पाइनल में कर दिया। एक एग्जांपल ओनली इधर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको फुट ऑर्थोसिस में। फुट ऑर्थोसिस में 3 डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है, रिजिड, सेमी रिजिड और सॉफ्ट। रिजिड मटेरियल में अगर हम देखें तो यूसीबीएल, एसएमओ, सेमी रिजिड मटेरियल तो आर्च सपोर्ट, सॉफ्ट में सिलिकॉन। तो देखते हैं कि मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है कोई भी ऑर्थोसिस। फुट ऑर्थोसिस में भी डिफरेंट मटेरियल्स यूज हो सकते हैं। रिजिड यूज करना है तो हम प्लास्टिक से यूज कर सकते हैं, सेमी रिजिड में हम रबर यूज कर सकते हैं एंड सॉफ्ट में सिलिकॉन इंसोल्स, सिलिकॉन मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग मटेरियल कैसे कैसे यूज होते हैं हमने देखा अलग अलग ऑर्थोसिस में। So in today's session, we discussed about the materials which is to be used in making piano appliances and their fabrication. We discussed about different properties such as the mechanical properties, in which we discussed about the tensile strength, the compressive strength, elasticity, stiffness or rigidity, plasticity, malleability and ductibility, brittleness, toughness, resilience, hardness, impact strength, fatigue, machinability, formability and buildability. Then next we discuss about the thermal properties. Basically it is related to the material, whether it can withstand the varying temperature conditions or not, as the name suggests. Then we discussed about the electrical properties, which is the ability of a material to allow or to resist the electricity passing through it. Then next we discussed about the magnetic properties. It's a response of a material in relation to the application of the magnetic field. Then we discussed about the chemical properties, which is the ability in which we find out the response of a material in reaction to different types of forces such as water, air, gas, fumes, etc. Then next we discussed about the physical properties, in which we discussed about the density, the porosity and the structure. Then next we also discussed about the selection of the material, in which we discussed about we have to take care of the different properties which we have discussed, like the thermal, mechanical, electrical, chemical, magnetic and physical properties, and we have to take in account the consideration regarding the fabrication, economic consideration as well as the geometric consideration. Then we discussed about the different kind of materials which we use in making the piano appliances. These are fabrics. If we talk about the fabrics, then these are the clothes which are made by weaving, knitting or knotting, and these can be cotton, silk, wool and linen. Then next we discussed about the ferrous materials, which are steel and cast iron. Next we discussed about the non-ferrous material, which is copper, aluminium, tin and alloy and titanium and alloy. Apart from that, we discussed about the rubber, leather, wood, plastic and adhesives. And in newer materials, we also discussed about the SMA and magnetorheological fluid. So that's all for the today's session. But before that, I would like to thank both of you for coming over here and discussing with us. Thank you so much. And thank you viewers for maintaining with us. Thank you so much. सब पूरा कंप्लीट हो गया था या कुछ